Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of Daily News Analysis, where we are going to look at the not so most important news from the Hindu newspaper as well as Indian Express. Why so? Because today 1st of April and I thought I would start with a joke, but yes, we are going to obviously going through the important news from today's Hindu as well as Indian Express. तो स्टार्ट करते हैं आज की इंपॉर्टेंट न्यूज। तो पहली जो इंपॉर्टेंट न्यूज हम फॉलो करने वाले हैं, इट इज फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इट इज बेसिकली टॉकिंग अबाउट द रीसेंट चेंजेस बीइंग मेड टू द वक्फ बोर्ड एक्ट। तो यस, आपका एक वक्फ बोर्ड करके होता है, उसका जो एक्ट है उसके अंदर में कुछ चेंजेस, उसको पूरा ही रिपील करके नया लॉ लेकर आया जा रहा है और अभी वो पार्लियामेंट के अंदर में डिस्कशन फेज के अंदर में है और उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे जो आपके जो लीडर हैं वो इसमें डिस्कशन कर रहे हैं। सो फॉर एग्जांपल द न्यूज इज गवर्नमेंट पुशेस टू क्लियर वक्फ बिल, रिजू जी स्लैम्स अपोजिशन पार्टी। तो आपके जो यूनियन माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू जी, इन्होंने अपोजिशन पार्टीज को स्लैम करा है कि ये जो एक पर्टिकुलर अमेंडमेंट है, ये जो पर्टिकुलर लॉ है, ये एक प्रोग्रेसिव लॉ है और यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इसको स्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज नॉट गुड फॉर दी गवर्नेंस इन इंडिया। तो यहाँ पे वक्फ बोर्ड क्या है, वक्फ वाला इशू क्या है, इन सबको हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि वक्फ क्या होती है। तो वक्फ एक्चुअल में एक पर्टिकुलर टाइप की प्रॉपर्टी को कहा जाता है जो बेसिकली ओन करी जाती है। वक्फ इज बेसिकली अ टाइप ऑफ प्रॉपर्टी जो बेसिकली ओन करी जाती है बाय द वक्फ बोर्ड। और आप इसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो अ वक्फ इज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी। सो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट वक्फ का होता है कि इट्स अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी एंड इट कैन बी मूवेबल और इमूवेबल। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से आपके पास में कोई लैंड है तो वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है, और कोई आपके पास में लेट्स से व्हीकल है तो वो भी एक आपकी वक्फ प्रॉपर्टी हो सकती है। कोई भी आपका यूसेज का आइटम आपका वक्फ प्रॉपर्टी हो सकता है। सो इट इज अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी आपने प्रॉपर्टी को दान कर दिया, परमानेंटली दान कर दिया, वापस उसे आप नहीं ले सकते हो। इट इज अ वन टाइम अरेंजमेंट फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पसेस अंडर इस्लामिक लॉ। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो जाएगा कि इसका जो पर्पस है वो भी फिक्स है। तो डेफिनेशन को अगर आप डिवाइड कर लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें आपको किन किन चीजों पे फोकस करना होता है। फॉर एग्जांपल अगर वक्फ से रिलेटेड कोई स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो अगर ये 3 स्टेटमेंट उसके अंदर में यू कैन से कि ये तीनों स्टेटमेंट सही होंगे। जैसे पहला कि इसके अंदर में परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है, विच मींस इसके अंदर में रिवर्सल नहीं हो सकता। नॉन रिवर्सल ऑफ प्रॉपर्टी, वापस से रिवर्स होके जिस पर्सन ने प्रॉपर्टी दी है उसके पास में प्रॉपर्टी नहीं आएगी। अगर वो बाद में अपना मन चेंज करता है, किसी और को देना चाहता है, तो वो चीज वो नहीं कर सकता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी दोनों की दोनों प्रॉपर्टी कवर्ड होती है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर सकते हो। थर्ड इज इसका पर्पस डिफाइंड है, इट हैज अ डिफाइंड पर्पस। तो थर्ड पॉइंट हो जाएगा इसका डिफाइंड पर्पस है, इट हैज टू बी फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस। तो यहां पे जब मैं ये कह रहा हूं कि ये रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए होगी, इसका मतलब ये है कि इसको मैं नॉन कमर्शियल यूसेज के लिए ही यूटिलाइज कर सकता हूं। इट इज मेंट फॉर नॉन कमर्शियल यूसेज ओनली, पॉसिबली सिर्फ और सिर्फ इस्लामिक लॉ को या इस्लाम को प्रमोट करने के लिए या कोई चैरिटेबल वर्क करने के लिए इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मैं इस पर्टिकुलर वक्फ बोर्ड को प्रोवाइड करता हूं। उसको ये कन्वर्ट नहीं कर सकती है किसी कमर्शियल पर्पस के लिए। ओके, तो 3 पॉइंट ये हो गए एंड ऑब्वियसली इट इज अंडर इस्लामिक लॉ, इस्लामिक लॉ के अंदर में ही ये आता है। अब यहां पे मैं ये चीज क्यों कह रहा हूं कि ये परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी होता है? इट इज बिकॉज कि इस्लामिक लॉ के अंदर में अगर मैंने किसी प्रॉपर्टी को एक बार वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो वो अब प्रॉपर्टी गॉड की हो जाती है, विच मीन्स कि ये सीधे सीधे अल्लाह की प्रॉपर्टी हो चुकी है। अब इसको आप वापस से रीट्रांसफर नहीं कर सकते हो, वापस से आपको सेल नहीं कर सकते हो, गिफ्ट नहीं कर सकते हो। वंस डेजिग्नेटेड एज वक्फ, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू गॉड एंड द प्रॉपर्टी कैन नो लॉन्गर बी सोल्ड और गिफ्टेड। इसके बाद आप इस प्रॉपर्टी को सोल्ड और गिफ्ट नहीं कर सकते हो, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है एंड इसको अब उसके जो खुद ने ही अपने आप को उनका प्रोटेक्टर बनाया हुआ है वो लोग ही इसके अंदर में डिसाइड करेंगे कि वो प्रॉपर्टी आपकी, उस प्रॉपर्टी को आपको कैसे यूटिलाइज करना है। बट उन पे भी कंडीशन ये है कि वो इन्हीं पर्पस के लिए उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एक और पॉइंट, लाइक आई ऑलरेडी टोल्ड यू, द रेवेन्यू जनरेटेड फ्रॉम वक्फ प्रॉपर्टी। फॉर एग्जांपल कि लेट्स से मेरी एक शॉप थी, वो पर्टिकुलर शॉप जो बहुत अच्छे से रन करती थी और मेरे को बहुत अच्छा पैसा देती थी, वो मैंने प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड को दे दी, डोनेट कर दी। तो वक्फ बोर्ड अगर उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को चला रहा है और उससे वो पैसे भी कमा रहा है,
रिमेंबर, वो इसका मतलब ये नहीं है कि कमर्शियल आप उसका यूज नहीं कर सकते हो। कमर्शियल यूसेज भी अगर आप कर रहे हो तो उसका भी जो पर्पस होगा वो बेसिकली आप चैरिटेबल, रिलीजियस या पायस पर्पस में ही यूटिलाइज करोगे। उसको आप खुद के एक्सपेंसेस के लिए, खुद के खर्चों के लिए या फैमिली के खर्चों के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते हो। तो उन वर्क प्रॉपर्टीज की जो रेवेन्यू जनरेट होती है वो भी आप इन्हीं पर्पस के लिए यूज कर सकते हो, जैसे मॉस्क बनवा लिया, एजुकेशन, ग्रेवयार्ड, शेल्टर होम्स। सो दीज आर सम एग्जांपल। ओके, सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन कि वक्फ होती क्या है। सो अगेन इफ आई हेल्प यू रिवाइज दिस, तो वक्फ इज बेसिकली अ परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी जो मूवेबल भी हो सकती है, इमूवेबल भी हो सकती है। इसका सेट पर्पस होता है विच इज बेसिकली नॉन कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पस के लिए कर सकते हो अंडर इस्लामिक लॉ। एंड व्हाई देयर इज परमानेंट डेडिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी? बिकॉज एक बार अगर आपने प्रॉपर्टी किसी को दे दी तो अब ये प्रॉपर्टी गॉड के नाम पे हो चुकी है, इसको आप रीसोल्ड या गिफ्ट नहीं कर सकते हो। मोर ओवर, जो रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो इसके अंदर में, वो रेवेन्यू सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस, चैरिटेबल और पायस पर्पस के लिए हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि आप इससे मॉस्क बना सकते हैं, इसको एजुकेशन पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, ग्रेवयार्ड्स क्रिएट कर सकते हैं, बट इट शुड बी फॉर अ रिलीजियस और चैरिटेबल पर्पस ओनली। ओके, तो ये आपकी वक्फ की डेफिनेशन हो जाएगी। अब वक्फ का क्रिएशन होता कैसे है कि एक कोई प्रॉपर्टी है उसको वक्फ बनाया कैसे जाता है। सो अ वक्फ कैन बी क्रिएटेड थ्रू अ फॉर्मल डीड, कि एक आपने रिटन डॉक्यूमेंट साइन करा है, जैसे आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफर होता है तो आप अपनी प्रॉपर्टी वक्फ के नाम पे डायरेक्टली कर सकते हो। दूसरा है लॉन्ग टर्म यूज ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉर रिलीजियस, चैरिटेबल पर्पसेस व्हिच कैन लीड टू बी इट बीइंग कंसीडर्ड एज अ वक्फ। तो अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो आपने वक्फ को दे रखी है और ऑल्दो उसको आपने ट्रांसफर नहीं करा है लीगली या फॉर्मली, उसको ट्रांसफर नहीं करा गया है, बट लेट्स से आपके पास में एक पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी बहुत टाइम से रखी हुई थी और आपने बहुत सालों से उस प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड को दे रखा था, तो इस पर्टिकुलर केस में यू कैन इवन लूज योर राइट टू दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ अ प्रॉपर्टी, उस बेसिस पे वो प्रॉपर्टी उनकी प्रॉपर्टी बन सकती है। तो ये दो तरीके होते हैं, एक तो है आपका फॉर्मल डीड और दूसरा है लॉन्ग टर्म यूसेज ऑफ अ प्रॉपर्टी। इन दो तरीके से आपका एक वक्फ क्रिएट हो जाता है। एंड मोर ओवर इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि एक नॉन मुस्लिम भी एक वक्फ क्रिएट करे, बट वो पर्टिकुलर जो पर्पस है इट शुड बी इन लाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स। तो एक नॉन मुस्लिम पर्सन भी आपकी वक्फ प्रॉपर्टी को यहां पे एक वक्फ को क्रिएट कर सकता है, प्रोवाइडेड कि वो इन लाइन विद इस्लामिक प्रिंसिपल्स हो, विच बेसिकली मींस कि वो रिलीजियस, चैरिटेबल या पायस पर्पसेस अंडर इस्लामिक लॉ में ही यूटिलाइज होनी चाहिए। ओके, अब अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर में वक्फ प्रॉपर्टी को गवर्न कैसे किया जाता है, व्हाट इज द गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर वक्फ प्रॉपर्टी इन इंडिया, तो सबसे पहले आपको वो एक्ट पता होना चाहिए जिसके अंदर में सारे प्रोविजंस आपके दिए हुए हैं करंटली, और किस पर्टिकुलर एक्ट को ही अब यहां पे रिपील करके नया लॉ लेकर आया जा रहा है। तो करंटली जो आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी गवर्न होती है इट इज अंडर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। तो 1995 में ये पर्टिकुलर वक्फ एक्ट 1995 में बनाया गया था और इसी बेसिस पे जितनी भी वक्फ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको गवर्न किया जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कौन सी बॉडी क्रिएट करी गई, तो वक्फ एक्ट 1995 में हमने एक बॉडी क्रिएट करी, जिसका नाम है वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड हमने इसमें क्रिएट करी एंड हर स्टेट के अंदर में एक वक्फ बोर्ड क्रिएट करा गया जिसका सोल पर्पस होता था इस टाइप की प्रॉपर्टीज को मैनेज करने का। तो यहां पे आप जब वक्फ क्रिएट करते हो, लेट्स से आप किसी पर्टिकुलर मॉस्क को भी अगर कोई प्रॉपर्टी देते हैं तो एक्चुअल में वो प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के पास में जा रही है। तो जब भी आप लेट्स से इस्लाम के नाम पे अंडर इस्लामिक लॉ प्रॉपर्टी को डोनेट कर रहे हो इन द नेम ऑफ गॉड, वो एक्चुअल में वक्फ बोर्ड के पास में जा रही है एज पर द वक्फ एक्ट ऑफ 1995। थर्ड इज सर्वे कमिश्नर जो होते हैं, जो गवर्नमेंट के अंदर में सर्वे कमिश्नर्स होते हैं, वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं वक्फ प्रॉपर्टी को। तो ये भी एक गवर्नमेंट के अंदर में बॉडी है। वक्फ एक्ट के अंदर में सर्वे कमिश्नर जो होते हैं उनको ड्यूटी दी गई है कि वक्फ प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंटेशन को यहां पे मैनेज करने की। इसके बाद वो पर्टिकुलर पर्सन कौन है जो इन प्रॉपर्टी को मैनेज करता है, तो उस पर्सन का नाम होता है मुतावली। सो मुतावली इज वन जो डे टू डे मैनेजमेंट करता है। तो हर कोई सी जो प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जाती है ये वक्फ बोर्ड को, यहां पे उसके लिए एक मुतावली को अपॉइंट किया जाता है अंडर द वक्फ एक्ट एंड ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे मैनेजमेंट ऑफ द वक्फ प्रॉपर्टी। एंड लास्ट इज कि अगर कोई भी डिस्प्यूट है with regard to let's say transfer of a work property, ownership किस पर्सन की है, with regard to usage of the property, all of these questions were handled by वक्फ ट्रिब्यूनल।
वक्फ ट्रिब्यूनल एक क्रिएट करा गया था, इसके अंदर में यूजुअली जो उलेमास होते थे, जो आपके काजी होते थे, जो लर्नेड पर्सन है इस्लामिक लॉ के, वो ही इस ट्रिब्यूनल को हेड करते थे। एंड कहीं पर कोई भी इश्यू होता था, सो इट वाज अ वक्फ ट्रिब्यूनल जो यहां पे लीगल डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता था। सो दैट इज हाउ आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज को इंडिया के अंदर में गवर्न किया जाता था। दिस इज हाउ जो आपका लॉ था, करंटली जो आपका लॉ है वो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वक्फ प्रॉपर्टीज को मैनेज करता है। अब यहां पर ही कुछ इश्यूज हो रहे थे, फॉर एग्जांपल कि जो वक्फ बोर्ड है यहां पे ये मिसमैनेज कर रहा था प्रॉपर्टी को। फॉर एग्जांपल यहां पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज नॉन रिलीजियस पर्पस के लिए यूटिलाइज की जा रही थी और उनको यहां पे रीसोल्ड भी करा जा रहा था। एंड ये इसलिए पॉसिबल था कि वक्फ बोर्ड खुद ही डिसाइड कर रहा था कि यहां पे कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए जाएंगे। तो वक्फ बोर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो रहा था। एंड एट द सेम टाइम जो यहां पे वक्फ ट्रिब्यूनल है, यहां पे अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी भी फॉर सम रीजन, लेट्स से यू रिमेंबर कि लॉन्ग टर्म यूसेज पे भी कोई प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी बन सकती है। तो लेट्स से गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी एंड यू नो दिस की गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी हो सकता है किसी को पता ही नहीं है कि प्रॉपर्टी किसको बिलोंग करती है। एंड लेट्स से उस प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी और बहुत टाइम से वहां पे एक पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, लेट्स से मदरसा रन कर रहा था या कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूट भी रन कर रही थी, वक्फ बोर्ड के अंदर में रन कर रही थी। तो अगर लॉन्ग टर्म यूसेज भी होता है तो उस तरीके से वो प्रॉपर्टी वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर हो जाएगी। यानी गवर्नमेंट की भी कोई प्रॉपर्टी अगर वक्फ यूज कर रहा है बहुत टाइम से तो वो भी एक वक्फ प्रॉपर्टी बन जाएगी। अब लेट्स से कि गवर्नमेंट को अगर इसमें कोई ऐतराज है, उसको लगता है कि गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है एंड शुड बी गिवन बैक टू द गवर्नमेंट, तो इसका डिसीजन वक्फ ट्रिब्यूनल करता था। एंड मोर और लेस जितने भी इस टाइप के केसेस होते थे, चाहे वहां पे एक प्राइवेट पर्सन इन्वॉल्व हो, चाहे वहां पे कोई गवर्नमेंट बॉडी इन्वॉल्व हो, हर पर्टिकुलर केस में वक्फ ट्रिब्यूनल वक्फ बोर्ड के फेवर में डिसीजन दे रहा था। यानी कि या तो ऑन बेसिस ऑफ दिस या ऑन बेसिस ऑफ दिस, वक्फ ट्रिब्यूनल मोर और लेस इन मोस्ट ऑफ द केसेस इट वाज डिसाइडिंग इन फेवर ऑफ द वक्फ बोर्ड ओनली। तो इस वजह से क्या था, यहां पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होते हुए भी, और आप कह सकते हैं कि मे बी नॉट प्रॉपरली या इनफॉर्मली इन्होंने इस प्रॉपर्टी को एक्वायर कर लिया एंड अब इस प्रॉपर्टी को वो कंटिन्यू यूज करते जा रहे हैं। एंड गवर्नमेंट बिकॉज वक्फ ट्रिब्यूनल ही ये डिसाइड कर रहा है इसलिए चीज नहीं कर पाती। तो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट कि जो पर्टिकुलर एक्ट है इसको अमेंड करने की रिक्वायरमेंट क्यों है। एंड इसी बेसिस पे आपका नया अमेंडमेंट आया है। तो कुछ जो प्रपोज अमेंडमेंट है आपके वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 में, वो क्या क्या है। पहला तो इस पर्टिकुलर एक्ट का ही नाम चेंज किया जा रहा है, यहां पे फोकस किया जा रहा है ऑन वक्फ मैनेजमेंट। वक्फ बोर्ड की बात नहीं हो रही है, यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट इंपावरमेंट एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट एक्ट 1995, तो यहां पे करा जा रहा है। व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंजेस जो इस पर्टिकुलर बिल में आपके इंट्रोड्यूस करे गए हैं। पहला तो यह है, अ पर्सन कैन ओनली क्रिएट वक्फ इफ दे आर द लॉफुल ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी। तो यहां पे एक चीज क्लैरिफाई ये करी गई है कि पहली चीज तो ये कि जो लॉन्ग टर्म यूसेज वाला क्लॉज है वो यहां से रिमूव कर दिया। यानी कि जस्ट बिकॉज आप एडवर्स पोजेशन कर रहे हो, सो प्लीज आप लोगों के लिए ये टास्क है कि आप सर्च करना कि व्हाट इज एडवर्स पोजेशन, या फिर आपको थोड़ा और पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ एडवर्स possession in India. So it's a research work for you. Someone who has time, अगर आप टाइम है आपके पास, आप पढ़ना चाहते हैं, so try to find out adverse possession क्या होता है and what is the law of adverse possession in India. ओके, तो यहां पे लॉन्ग टर्म यूसेज खत्म हो चुका है। अब जो पर्टिकुलर पर्सन लॉफुल ओनर है प्रॉपर्टी का, वो ही वक्फ को क्रिएट कर सकता है। और लॉफुल ओनर इसलिए इंपॉर्टेंट है विच मींस कि अगर करंटली लेट्स से एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है जो डिस्प्यूटेड है, वो भी एक पार्टी सो मोटो या खुद से वो डिसाइड नहीं कर सकती कि मैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को यहां पे दे रहा हूं, सोनली उसके बेसिस में नहीं होगा। यहां पे जब तक एक पर्सन लॉफुल ओनर डिक्लेयर नहीं होता है तब तक वो नहीं कर सकते। एक और इसके अंदर में प्रोविजन है कि सिर्फ मुस्लिम जो हैं, जो एक्चुअल में इस्लाम को फॉलो करते हैं, मुस्लिम जो हैं सिर्फ वो ही इसके अंदर में कर सकते हैं। यानी कि एक प्रोविजन ये भी कहता है कि नॉन मुस्लिम जो हैं वो वक्फ क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अभी उस पर डिबेट चल रहा है, वी हैव टू वेट कि वो एक्चुअल में प्रोविजन बनता है या नहीं बनता है, बट दिस इज वन पॉइंट जहां पे अभी एग्रीमेंट है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी इंपॉर्टेंटली, गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी है इट कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ। गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को आप वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर में आपका चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम थी वहां पे वक्फ ट्रिब्यूनल वाली की, वो ही खुद जज है, वक्फ के बोर्ड में ही मेंबर्स हैं जो वक्फ ट्रिब्यूनल बना रहे हैं और वो खुद ही अपने केस को जज कर रहे हैं। तो अब ये जो पर्टिकुलर पावर है ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को दे दी गई है कि दे विल डिसाइड वेदर अ प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द गवर्नमेंट और नॉट।
और सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, देयर इज अ प्रपोजल कि गवर्नमेंट की है या कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है, इट इज गोइंग टू बी डिसाइडेड बाय द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. दिस इज द प्रपोजल, बट इट इज फॉर श्योर कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इज नाउ गोइंग टू बी द डिसाइडिंग अथॉरिटी वेदर अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ बोर्ड और वक्फ प्रॉपर्टी और नॉट इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी. ओके, नेक्स्ट पे आते हैं. इट रिड्यूसेस द पावर ऑफ वक्फ बोर्ड एंड ट्रांसफर मोर अथॉरिटी टू द स्टेट गवर्नमेंट. सो यस, यहां पे वक्फ बोर्ड के पास में जो जो पावर दी हुई थी कि फॉर एग्जांपल डिक्लेरेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी इज अ वक्फ, ये सारी पावर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, स्टेट गवर्नमेंट, इनको प्रोवाइड कर दी गई है. यानी वक्फ बोर्ड की जो पावर है उसको यहां पे रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश है. ओके, सो दीज आर सम ऑफ द प्रपोज अमेंडमेंट इन द वक्फ बिल. वी विल अगेन वेट जब आपका वक्फ एक्ट बन के आ जाता है, उसके फाइनली उसके अंदर में क्या चेंजेस होते हैं, जब वो चीज आ जाएगी तब इसको और अच्छे से डिटेल में, इस चेंजेस को हम और भी डिटेल में करेंगे. बट इससे पुरानी वाली जो स्लाइड है, वक्त क्या होता है, वक्त क्रिएटेड क्या है, कैसे ही वक्त प्रॉपर्टीज होती है, दिस इज गोइंग टू रिमेन द सेम ओनली फॉर यू ऑल. Okay, so this was the first topic. Let's move to the next topic. Next topic is कि आपका जो IMD है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट. सो IMD के आपको कुछ पॉइंट्स मुझे बताने पड़ेंगे. फॉर एग्जाम्पल IMD का फॉर्मेशन ईयर बता दीजिए. दिस इज इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. कुछ एनिवर्सरी आने वाली थी इसकी, इस वजह से आ चुकी है मतलब. सो IMD का फॉर्मेशन ईयर आप बता सकते हैं. आप मुझे बताइए कि इसका करंट चेयरमैन कौन है या डायरेक्टर जनरल कौन है. Who is the current chairman and director general and इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप पढ़ रहे हैं तो उसमें दो तीन चीजें आपको हमेशा पता होनी चाहिए, जैसे उसका फॉर्मेशन ईयर, उसका चेयरमैन कौन है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, हेडक्वार्टर चेंज हुआ है, चेयरमैन रिसेंटली चेंज हुआ है, तो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी. IMD जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है. ओके, तो ये कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं. IMD ने यहाँ पे अपनी प्रेडिक्शन करी है कि इस बार के जो समर्स हैं दे आर गोइंग टू बी वार्मर. आई डोंट नो और कितने वार्मर होंगे. पहले ही हम 50 डिग्री के आसपास खेल रहे हैं, अब पता नहीं कहां ही जाएगा टेंपरेचर. बट दे हैव अ गुड न्यूज कि एल नीनो जो है इट इज गोइंग टू बी अनलाइकली ड्यूरिंग कमिंग मॉनसून. तो आपका जो मॉनसून का टाइम है, रेनी सीजन है जो इंडिया का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया. इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एग्रीकल्चर इतना फ्रूटफुल ही इसलिए रहा है, हिस्टोरिकली भी इसलिए ही रहा है, बिकॉज यहां पे मॉनसून जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रेनफॉल प्रोवाइड करता है आपके क्रॉपिंग सीजन को. तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द क्रॉपिंग सीजन, व्हाट इज द रेन क्रॉपिंग सीजन. दो क्रॉपिंग सीजन है, कई बार तीन बोल सकते हैं हम. रेन वाला क्रॉपिंग सीजन कौन सा है. रेन वाला क्रॉपिंग सीजन इंडिया का कौन सा है जिसके लिए मॉनसून की जो बारिश है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो यहां पे प्रेडिक्शन है कि समर्स आर गोइंग टू बी वार्मर दिस ईयर एंड वी नो दिस कि अपार्ट फ्रॉम अदर रीजन क्लाइमेट चेंज इज वन रीजन विच इज वन ऑफ द प्राइमरी रीजन कि आपके समर जो हैं वो क्यों इतने वार्मर होते जा रहे हैं. डू नॉट बी कंफ्यूज बाय दिस क्लाइमेट चेंज कि ये सिर्फ गर्मी ज्यादा बढ़ा रहा है. ये रिमेंबर दिस, वेदर की इंटेंसिटी बढ़ा रहा है. इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या है, समर्स गर्म ज्यादा होंगे, विंटर्स ठंडी ज्यादा होंगी, बारिश आएगी तो तेज आएगी, लंबी नहीं आएगी, तेज आएगी बारिश. और अगर कुछ भी उससे ड्राउट या फ्लड्स होते हैं तो वो भी आपके ज्यादा एक्सट्रीम केसेस के अंदर में होंगे. सो दिस इज द मीनिंग ऑफ कि आपके जो क्लाइमेट चेंज है वो हर चीज की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. बट यहां पे द गुड न्यूज इज कि एल नीनो जो एक वेदर फिनोमिना है वो अनलाइकली है. तो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज एल नीनो, बट वी नो दिस कि टाइम एंड अगेन एवरी 15-20 days many new students come and start watching this these particular classes. तो उनके बेनिफिट के लिए एंड फॉर योर रिविजन ऑल्सो लेट्स जस्ट सी कि एल नीनो क्या होता है. ओके, सो एल नीनो जो है ये आपका एक वेदर फिनोमिना है जो मेजरली ऑब्जर्व किया जाता है इन द साउथ पैसिफिक ओशन. तो आपका जो साउथ पैसिफिक ओशन है, दिस इज द पैसिफिक ओशन, पूरा ये नॉर्थ कह सकता हूं मैं, इसको साउथ कह सकता हूं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट. ओके, यही होता है. तो अगर दिस इज माय पैसिफिक ओशन तो जो वेस्टर्न कोस्ट है, दिस इज साउथ अमेरिका, दिस इज द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका. जो वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है, वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका है ऑफ द ईस्टर्न पैसिफिक ओशन. तो यहां पे ये वेस्ट हो गया इस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट का, और इस पर्टिकुलर ओशन का ये ईस्ट हो गया. तो यहां पे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन के कोस्ट पे जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वेस्टर्न अमेरिकन कोस्ट के ऊपर पे जो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहां पे आपका कोल्ड करंट मूव करता है. अगर अदर लैंग्वेज में बोलूं तो यहां पे वाटर का जो मूवमेंट है वो इधर से इधर है और ये कोल्ड वाटर है, ये कोल्ड वाटर है. एंड नॉर्मल सिचुएशंस के अंदर में ये जो पर्टिकुलर कोल्ड वाटर है ये वाटर को इस तरफ पुश करता है.
सो इट पुशेस द वाटर टुवर्ड द वेस्ट। तो ये वाटर जो होता है ये ऑस्ट्रेलिया की साइड में मूव करता है, वार्म वाटर, और फिर ये आगे जाके यहां पर आपका इंडिया यहां पर है, तो यहां पर ये पर्टिकुलर वाटर इंडिया में भी एंटर करता है, यानी इंडियन ओशन में भी यही वार्म वाटर को पुश किया जाता है। ओके, सो नॉर्मल सिचुएशन, दिस इज द नॉर्मल ईयर। नॉर्मल सिचुएशन के अंदर में क्या चल रहा है आपका, अगर मैं आपको फिर से बताऊं, ओके, सो प्लीज इसको ध्यान से समझ लेना, तो आपको एल नीनो बहुत सिंपली समझ में आ जाएगा। नॉर्मल ईयर में क्या होता है कि आपका जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ अमेरिकन कोस्ट है, यानी कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, यहां पे कोल्ड वाटर है, यहां पे कोल्ड वाटर है, और ये जो पर्टिकुलर कोल्ड वाटर है, जो मूवमेंट है इस वाटर का, ये साउथ से नॉर्थ है और नॉर्थ से ईस्ट की वेस्ट की तरफ में है, और यहां पे जो ये पर्टिकुलर वाटर रहता है ये हॉट वाटर है। ये जो पर्टिकुलर वाटर है, ये वाटर इसको वेस्ट के साइड में पुश करता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर मैप को अपनी इमेजिनेशन में एक्सपेंड कर पाएंगे तो यहीं पे आप देखेंगे कि आगे जाके इंडिया आता है, हियर इट इज योर इंडिया, और यहां पे ये जो पर्टिकुलर वाटर है ये इंडियन ओशन में वाटर का जो अमाउंट होता है, कंटेंट होता है, उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है। उस वजह से क्या होता है, यहां पे आपका जो वाटर अवेलेबल होता है मॉनसून के लिए वो ज्यादा होता है, इट इज मोर। अब एल नीनो के अंदर में क्या होता है, ओके, एंड आई होप आपको अब यहां तो समझ आएगी होगा, आप खुद डॉट्स जोड़ सकते हैं कि यहां वाटर ज्यादा अच्छा है, ज्यादा अमाउंट में है, तो मॉनसून का जो वाटर है यहीं से तो मॉनसून बन के जाएगा इंडिया के ऊपर पे, वो अच्छा होगा, ठीक है। तो नॉर्मल सिचुएशन में ये होता है, बट कई बार एल नीनो का सिचुएशन पैदा हो जाता है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज एल नीनो? सो एल नीनो एक वेदर फिनोमिना है, जिस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो ये करंट होता है, ये कोल्ड वाटर होता है, ये पर्टिकुलर वाटर होता है, इसका मूवमेंट वीक हो जाता है, इट इज वीक मूवमेंट, इसका मूवमेंट वीक हो जाता है। तो ये जो पर्टिकुलर वाटर है, बिकॉज इसका मूवमेंट वीक है, ये वाटर को इधर पुश नहीं कर पाता है, एंड बिकॉज ये वाटर को इधर पुश नहीं कर पाता है, तो ये जो पर्टिकुलर वाटर का मूवमेंट है ये रिवर्स हो जाता है। सो इधर जाने की बजाय ये पर्टिकुलर वाटर मेरा इस साइड में आ रहा है, एंड बिकॉज इस साइड में आ रहा है तो यहीं पर तो मेरा इंडिया है, यहां पे मेरा इंडियन ओशन है, यहां पे वाटर का अमाउंट जो है, हॉट वाटर का अमाउंट जो है, वार्म वाटर का अमाउंट जो है वो कम हो गया। तो यहां से आप गैस लगा सकते हैं कि अगर नॉर्मल ईयर है तो मेरे रेंज अच्छी होंगी, बट एल नीनो ईयर है तो मेरे यहां रेंज कम होंगी, देयर वुड बी लेस रेंज। वाई? बिकॉज एल नीनो के अंदर में यहां पे जो वाटर एक्स्ट्रा रहता था वो वाटर अब कम हो गया, और इसी वजह से जब भी एल नीनो ईयर होता है यू हैव अ वीक मॉनसून। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। एल नीनो का मतलब है इंडिया में वीक मॉनसून होगा, वीक मॉनसून होगा। एंड जब हम इसको एनवायरनमेंट की क्लास में या ज्योग्राफी की क्लास में एल नीनो लानी पढ़ते हैं तब हम डिटेल में समझते हैं कि यहाँ पे एक पेरू करंट होता है जो यहाँ पे वार्म इक्वेटोरियल वाटर को इधर फ्लो करता है। एल नीनो के केस के अंदर में ये पेरू करंट वीक हो जाता है तो कोल्ड वाटर फ्रॉम अंडर द सरफेस, नीचे जो ओशन के डेप्थ से कोल्ड वाटर ऊपर नहीं आता है, इस वजह से करंट का रिवर्सल हो जाता है और इस वजह से ये पर्टिकुलर मॉनसून है ये वीक हो जाता है। अब इसमें एल नीनो क्या है, तो ये जो पूरा फिनोमिना है इसे ही एल नीनो कहा जाता है। तो कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई एल नीनो क्या है। इसमें एल नीनो इस फिनोमिना को कहा जाता है कि जब आपका ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है, दिस इज एल नीनो, इट इज अ रिवर्सल ऑफ द इक्वेटोरियल वार्म करंट। ओके, सो दैट इज एल नीनो। ओके, तो इस वजह से एल नीनो में वीक मॉनसून होता है और इसका अपोजिट होता है ला नीना। इसका अपोजिट होता है ला नीना जिसमें स्ट्रॉन्ग मॉनसून होता है, एंड आई एम श्योर इसमें आप इसको कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। ला नीना के अंदर में जो ये नॉर्मल सिचुएशन आपको दिख रही है ये और भी ज्यादा एग्जैजरेट हो जाती है, इसके अंदर में और भी ज्यादा वाटर होता है, कोल्ड वाटर ज्यादा हो जाता है, यहां पे मूवमेंट जो है वाटर का वो और भी ज्यादा हो जाता है, तो यहां पे और भी ज्यादा वार्म वाटर है, तो यहां पे जो मॉनसून है वो स्ट्रॉन्गर देन यूजुअल होते हैं। तो ला नीना में यू हैव स्ट्रॉन्ग मॉनसून एंड एल नीनो में यू हैव वीक मॉनसून। ओके, सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फिनोमिनास। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। ओके, सो औरंगजेबपुर इज नाउ शिवाजी नगर, नवाबी रोड बिकम्स अटल मार्ग इन रीनेमिंग स्प्री। सो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि यहां पे रेदर देन क्रिएटिंग न्यू सिटीज, न्यू डिस्ट्रिक्ट्स और भी डेवलपमेंट करने की बजाय द मोर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज टू चेंज द नेम्स ऑफ दीज पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट्स एंड सिटीज। तो कुछ 18 प्लेसेस के इन्होंने नाम बदलने के डिसाइड करे हैं बिकॉज दे वांट टू ऑनर पब्लिक सेंटिमेंट कि उत्तराखंड जो है ये 4 धाम वाली जगह है, तो यहां
पे पब्लिक सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं अगर यहाँ पे टाउन्स के नाम औरंगजेब के नाम पे हो, रोड का नाम नवाबी हो, ना कि अटल मार्ग हो। तो इस वजह से द मोर इंपॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पर्टिकुलर गवर्नमेंट इज टू बेसिकली चेंज द नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर प्लेस। ओके, यू कैन सी कि आई एम बेसिकली क्रिटिसाइजिंग देम, बट माय पॉइंट इज कि उत्तराखंड गवर्नमेंट अगर बाकी सब डेवलपमेंट भी करती है, आप ये भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, बट मेक श्योर कि आपके बाकी के जो डेवलपमेंट इंडिसेस हैं वो टॉप नॉच होने चाहिए, तब आप इन चीजों को करिए। ओके, एंड इट इज नॉट समथिंग जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ही कर रही है, इट हैज बीन अ लॉन्ग ट्रेंड, बहुत पुराना ट्रेंड है कि हम यहाँ पे स्टेट्स का नाम चेंज करते हैं। अभी बात चल रही थी कि इंडिया को भी हम ऑफिशियली भारत बोलेंगे, ऑल्दो इसको भी मैं आपको क्लैरिफाई करके दूंगा कि इंडिया और भारत क्या दोनों में से एक ही नाम इंडिया का हो सकता है क्या। तो हम यहाँ स्टेट्स के नाम चेंज कर चुके हैं, हम डिस्ट्रिक्ट के नाम चेंज कर चुके हैं, हम सिटीज के नाम चेंज कर चुके हैं, एंड मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स भी आपके सामने लेकर आया हूं जो प्रपोज नेम चेंजेस हैं। तो कौन कौन से के प्रपोजल्स और है कि हमें इन सिटीज के नाम को चेंज कर देना चाहिए। ओके, तो पहले प्रपोजल देखते थे, फिर मैं आपको इंडिया के बारे में बताऊंगा, स्टेट्स का नेम कैसे चेंज होता है, किसके पास में अथॉरिटी है उसके बारे में बात करेंगे, और डिस्ट्रिक्ट्स और सिटीज के अंदर में कैसे नाम चेंज होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, यहां पे उत्तराखंड गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है कि इन पर्टिकुलर सिटीज का नाम, इन पर्टिकुलर रोड्स का नाम हम चेंज करने वाले हैं। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ खुद से ये डिसीजन ले सकती है या यहां पर भी पूरा कोई एक प्रोसीजर है? सो इफ यू वुड सी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू कैन सी हियर कि ये कुछ नोटेबल नेम चेंजेस है, बहुत सारे थे, आई थॉट कुछ को मैं कवर करता हूं। फॉर एग्जांपल, कर्नाटका वाज अर्लियर नोन एज मैसूर, मैसूर जो स्टेट थी बाद में वही कर्नाटका बना। मद्रास स्टेट जो थी ये तमिलनाडु बना, उड़ीसा जो था वो उड़ीसा बना, पौंडीचेरी था वो पुडुचेरी बना। आज भी कई लोग पौंडीचेरी बोलते हैं, इट इज पुडुचेरी सिंस 2000 से, बहुत टाइम हो चुका है। तो प्लीज आपकी जो वोकैब है या आपकी जो स्पेलिंग्स है उनको अपडेट कर लीजिए। सिटीज की अगर बात करी जाए, आई एम श्योर ऑल ऑफ यू आर अवेयर, पहले बंबई था, फिर बॉम्बे हुआ, बॉम्बे से फिर मुंबई बन गया वो। ओके, कलकत्ता बिकेम कोलकाता, बैंगलोर बिकेम्स बेंगलुरु, बैंगलोर बिकेम बेंगलुरु, इलाहाबाद, वेरी रिसेंट नेम चेंजेस जो दो आपके इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद बिकेम प्रयागराज, एंड दिस वुड स्टिल बी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम आल्सो बिकॉज इस साल आपका यहां पे कुंभ हुआ है। फैजाबाद बिकेम अयोध्या, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, अयोध्या जो प्लेस है, जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम पहले फैजाबाद था, अब वो अयोध्या है। ओके, एंड मुगल सराय एक बहुत फेमस आपका रेलवे स्टेशन था, जंक्शन था, उस मुगल सराय जंक्शन का नाम अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया 2018 के अंदर में। अब आपसे मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है, नॉर्थ इंडिया के अंदर में ही मुगल सराय होगा, यू टेल मी मुगल सराय किस स्टेट के अंदर में, मुगल सराय जंक्शन जो अब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन है, किस पर्टिकुलर स्टेट में एग्जिस्ट करता है? तो ये कुछ एग्जांपल हो गए स्टेट्स और सिटीज के जिनको रीनेम किया गया है। डिस्ट्रिक्ट्स का अगर एग्जांपल दिया जाए जो कुछ आपके कंट्रोवर्सी में थी और जिनका नेम चेंज हो चुका है, जैसे कि औरंगाबाद जो महाराष्ट्र में, उसका नाम हो चुका है छत्रपति संभाजी नगर। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, ये मेरे हिसाब से आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एंड सिंपली बिकॉज कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में अगर कोई पर्टिकुलर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी न्यूज में हो, एंड इट कैन बी ऑल्सो बिकॉज ऑफ अ मूवी ऑल्सो, सामाजी के ऊपर पे मूवी आई है, तो इस वजह से भी वो आपके क्लैट एलेट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है। तो इसको आप अच्छे से मार्क कर लेना, सामाजी के बारे में, मराठा एम्पायर के बारे में, मॉडर्न हिस्ट्री जब आप पढ़ें उस पर फोकस करना। और मैं ये कह रहा हूं क्योंकि कुछ टाइम पहले अगेन सामाजी जो मूवी आई है, विकी कौशल इज द लीड स्टार, कुछ टाइम पहले एक सरदार उधम सिंह मूवी आई थी जो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर थे उनके असैसिनेशन के ऊपर पे जो किया गया था उधम सिंह ने, उनके ऊपर, उनकी लाइफ के ऊपर पे बेस्ड मूवी स्टोरी थी। और उस साल जलियांवाला बाग पे आपका आउट ऑफ नोवेयर, जलियांवाला बाग इंसिडेंट मैसेकर के ऊपर पे आपका फ्रॉम नोवेयर एक आपका क्लैट में पूरा पैसेज आया था, एंड बहुत सारे स्टूडेंट शॉक थे बिकॉज ऑल्दो हम लोग स्टैटिक पढ़ते हैं, बट उन स्टूडेंट्स ने सोचा कि इतने साल से नहीं आया तो स्टैटिक पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, एंड दे फॉरगॉट टू रीड अबाउट ऑल ऑफ दिस इंसिडेंट। प्लीज आप ये गलती मत करना, स्टैटिक के टॉपिक्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। तो औरंगाबाद जो उसका नाम अब छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया था, तो आई वुड से कि आप इस पे फोकस कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट चेंज वाज उस्मानाबाद जिसका नाम धाराशिव करा गया, नसीराबाद एमपी के अंदर में जिसका नाम अटल नगर कर दिया गया था 22 के अंदर। और इसके अलावा कुछ पेंडिंग या प्रपोज रीनेमिंग रिक्वेस्ट कौन कौन सी जो अभी तक फुलफिल नहीं हुई है, बट सूनर और लेटर इनमें भी यू वुड सी कि नेम चेंज हो सकते हैं। जैसे पहला है हैदराबाद, हैदराबाद का नाम चेंज करके दे वांट टू चेंज इट टू भाग्यनगर। सेकंड इज भोपाल, भोपाल का नाम वो चेंज करना चाहते हैं भोजपाल, भोजपाल, राजा भोज वाज द वन हु क्रिएटेड द सिटी ऑफ भोपाल, और दे बिलीव कि ये नाम गलत हो चुका है तो इसका नाम भोजपाल कर देना चाहिए। एंड एक और इंपॉर्टेंटली अहमदाबाद का नाम चेंज करके कर्णावती
रानी कर्णावती के नाम पे कर्णावती इज द नेम विच हैज बीन प्रपोज, इट इज येट टू बी अप्रूव्ड। तो ये 3 कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे पेंडिंग नेम चेंजेस रिक्वेस्ट हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इनको आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं। ओके तो ये तो हो गया कि कौन कौन से कुछ ज्यादा फेमस आपके डिस्ट्रिक्ट्स और स्टेट्स और प्लेसेस को रीनेम करा गया और कौन कौन से प्रपोजल हैं। अब अगर हम प्रोसेस पे आए तो पहले तो आप ये समझिए कि इंडिया जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन या एज पर लॉ इंडिया का क्या नाम है। सो रिमेंबर दिस, आपका जो कंट्री है उसका ऑफिशियल नेम इंडिया भी है और भारत भी है। रिमेंबर दिस, इंडिया एंड भारत बोथ आर द ऑफिशियल नेम ऑफ आवर कंट्री। आर्टिकल 1 अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का पढ़ेंगे, दिस वुड बिकम क्लियर टू यू। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन स्टेट, इट इज आर्टिकल 1 और दोनों आपके ऑफिशियल नेम्स हैं। तो अगर कल इंडियन गवर्नमेंट इंडिया की जगह भारत भी यूज करने ले जाए तो उसके अंदर में कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज या लीगल चेंजेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मे बी आपको वापस से पेपर पब्लिश करने पड़ेंगे, हर जगह इंडिया की जगह भारत लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा, बट अदरवाइज देयर इज नो इश्यू इन इट। ओके तो यहां पे तो ये क्लैरिटी हो गया, इंडिया भारत दोनों आपके ऑफिशियल नेम्स हैं। अगर हम स्टेट्स की बात करें कि स्टेट्स के अगर नेम चेंज करने हो, उनकी बाउंड्री चेंज करनी हो, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर। सो लाइक वी जस्ट सॉ कि अभी आपके ये हिस्ट्री में रहा है कि आपने मैसूर को कर्नाटका बनाया, मद्रास को तमिलनाडु बनाया, यानी स्टेट्स के नाम भी चेंज हो सकते हैं। तो यहां पे स्टेट्स के नाम चेंज होने का प्रोसीजर क्या। तो पहले एक जो मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूं उससे पहले एक सिंपल एक अगर 1 लाइन क्वेश्चन आए तो उसका आंसर क्या होगा वो समझ लो। तो आर्टिकल 3 में प्रोवाइडेड है, आर्टिकल 3 में प्रोवाइडेड है कि स्टेट्स की अगर बाउंड्रीज को चेंज करना है, उसके एरिया को इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, 2 स्टेट्स को मर्ज करना है, 2 को डिवाइड करके नई स्टेट क्रिएट करनी है, सारी की सारी पावर रीनेम करना है, सारी पावर पार्लियामेंट के पास है। रिमेंबर कि अगर क्वेश्चन आए स्टेट के नेम चेंज के ऊपर, स्टेट से रिलेटेड, स्टेट की बाउंड्रीज को लेकर, आंसर में क्वेश्चन में अगर पार्लियामेंट होगा आपका ऑप्शन में, तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर। सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्टेट्स के अंदर में कैसे चेंज किया जाता है। सो अप्रूवल प्रोसेस कि अगर मुझे स्टेट का नाम चेंज करना है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो नेम चेंज का प्रपोजल देगी। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट बंगाल अपना नाम चेंज करके बंगाल करना चाहता है, वेस्ट बंगाल जो है वो अपना नाम चेंज करके बांग्ला करना चाहता है। ओके, इट वांट्स टू चेंज इट टू अ बंगाली नेम, और ये पर्टिकुलर प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट ने यहां पे प्रपोज करा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। ओके सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। अप्रूवल प्रोसेस क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट प्रपोजल देती है, उस पर्टिकुलर प्रपोजल को दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को। अब ये पर्टिकुलर प्रपोजल मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इसलिए दिया जाता है बिकॉज जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस होती हैं उसमें कोई भी जो चेंजेस होते हैं दे आर टू बी अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, बिकॉज होम के अफेयर्स को ये मैनेज करती है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या करता है, ये इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से, इफ यू रिमेंबर वक्फ बोर्ड में हमने सर्वे कमिश्नर्स पढ़ा था, दे आर पार्ट ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया, दिस इज अ बॉडी सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड पोस्टल डिपार्टमेंट। तो आप यहां देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज को से पूछना इसलिए जरूरी है बिकॉज वहां पे जो स्टेशन होगा उसकी रीनेमिंग होगी, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से ही पूछना होगा कि भाई आपको कोई इश्यू तो नहीं है, लेट्स से सेम जो नाम वो सजेस्ट कर रहे हैं वो कहीं और का हो। पोस्टल डिपार्टमेंट अगेन उसके पोस्टल कोड जो है उसके नेम जो है वो उसको चेंज करने पड़ेंगे। एंड सर्वे ऑफ इंडिया बेसिकली मैपिंग में जितने भी आपके मैप्स बनते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम सर्वे ऑफ इंडिया का होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन सब एजेंसी से और बाकी जो भी इंपॉर्टेंट एजेंसीज हैं उनसे अप्रूवल लेता है। एंड इसके बाद में जो फाइनल अप्रूवल होता है इट इज ग्रांटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो यू कैन सी हियर कि अगर आपको स्टेट का नाम चेंज करना है, एंड आई वुड से कि सिर्फ स्टेट का ही नहीं, स्टेट का, डिस्ट्रिक्ट का एंड सिटी का, इन तीनों ही सिचुएशन में जो अप्रूवल प्रोसेस है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू होता है। कई बार यहां पे एक स्टेप और ऐड हो जाता है, नेक्स्ट स्लाइड में वो लिखा हुआ भी है कि आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से भी इस पर्टिकुलर प्रपोजल को अप्रूव कराते हो। ओके तो यहां पे कई बार इससे भी अप्रूवल लिया जाता है, फिर वो यूनियन मिनिस्ट्री के पास जाता है एंड फाइनल अप्रूवल इज ग्रांटेड बाय द यूनियन कैबिनेट। तो ये प्रोसीजर तो स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी में सेम है। अगर सिर्फ स्टेट की बात करी जाए तो दिस इज हाउ द प्रोसेस स्टार्ट्स। यहां पे फाइनल अप्रूवल इज ग्रांटेड बाय द यूनियन कैबिनेट और इसके बाद में बिल इंट्रोड्यूस होता है इन पार्लियामेंट। एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि आपका अगर क्वेश्चन आए कि भाई हु हैज द अथॉरिटी टू चेंज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर स्टेट, आंसर इज गोइंग टू बी पार्लियामेंट।
रिमेंबर दिस कि इट इज द केस ऑफ नेम ऑफ चेंज इन द नेम ऑफ स्टेट जब आपका पार्लियामेंट के पास में पावर होता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप सब में सेम होता है। आगे अगर हम चले, जब ये प्रोसीजर आपका आगे पहुंचता है तो इट इज बेसिकली द पार्लियामेंट जो अप्रूव करती है। अगर हम यहां पे डिस्ट्रिक्ट और सिटी की बात करें तो स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, स्टेट असेंबली डिस्कस करके पास करेगी, फिर ये प्रपोजल आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास जाएगा, वो इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से आपका परमिशन अप्रूवल लेगी और फिर अप्रूवल एमएचए के बाद जाएगा और एमएचए के साथ यहां पे यूनियन कैबिनेट के पास जाएगा एंड नोटिफाइज अ चेंज। तो यहां पे अगर ये पर्टिकुलर प्रपोजल अप्रूव हो जाता है तो यहां पे जो नोटिफिकेशन होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स निकाल देता है एंड दैट्स हाउ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट और अ सिटी इज चेंज। ओके, सो रिमेंबर दिस फैक्ट कि थोड़ा सा ही डिफरेंस है आपका स्टेट के चेंजेस में और डिस्ट्रिक्ट और सिटीज के में। प्रोसीजर करीब करीब सेम है, ये अप्रूवल प्रोसेस आपको हर जगह करना पड़ेगा। ओनली थिंग इज कि अगर स्टेट का नाम चेंज करना है, आपको राजस्थान का नाम चेंज करना है, कुछ और करना है, तो वहां पे यूनियन कैबिनेट के अप्रूवल के बाद बिल इंट्रोड्यूस होता है आपका पार्लियामेंट के अंदर में और पार्लियामेंट उस नाम को चेंज कर सकती है। डिस्ट्रिक्ट और सिटी की बात होती है तो यहां पे पार्लियामेंट का रोल नहीं होता है। नो पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड, नो पार्लियामेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड। पार्लियामेंट का अप्रूवल सिटी और डिस्ट्रिक्ट के नेम चेंज में रिक्वायर्ड नहीं होता है। इसका प्रोसेस क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएट करेगी, स्टेट असेंबली डिस्कस करेगी, बिल को प्रपोजल को अप्रूव करेगी, यहां से ये आगे जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास में। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से इनके पॉइंट ऑफ व्यू लेगी, फाइनली अप्रूव्ड होगा एमएचए से, यूनियन कैबिनेट से। ओके, यूनियन कैबिनेट से होगा एंड फिर फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नाम को नोटिफाई कर देगी, यानी स्टेट गवर्नमेंट का अब नाम जो है वो चेंज हो चुका है। दे हैव द राइट टू चेंज द नेम्स इन द डॉक्यूमेंटेशन ऑल्सो। तो डिस्ट्रिक्ट और सिटी के नेम इस तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। ओके, सो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस डन। ओके, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। तो एज हैज बीन द केस नाउ, हम एडिटोरियल को डिस्कस करते हैं। तो एक कोई भी इंपॉर्टेंट एडिटोरियल हम हिंदू से, एंड आज हमने एक इंडियन एक्सप्रेस का भी एक एडिटोरियल है जो हम डिस्कस करेंगे, विच आर गुड एडिटोरियल्स। तो यहां पे एक पर्टिकुलर एडिटोरियल है जो बेसिकली डिस्कस कर रहा है आपका डिलिमिटेशन ऑफ सीट्स। एंड आई एम श्योर आप बहुत टाइम से डिलिमिटेशन, इफ यू फॉलो न्यूज़पेपर रेगुलरली, यू हैव बीन रीडिंग अबाउट डिलिमिटेशन इन इंडिया। अब डिलिमिटेशन ऑफ सीट जो है वो है क्या? सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि, चलो बेसिक से ही बताता हूं कि इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और यहां पे वी वांट कि हर कोई पर्सन है उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिलनी चाहिए। यानी कि राजस्थान में कोई पर्सन अगर वोट दे रहा है, तमिलनाडु में कोई पर्सन अगर वोट दे रहा है, नॉर्थ ईस्ट में कोई पर्सन अगर वोट दे रहा है, उन सबके वोट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। और वोट की वैल्यू सेम तभी हो सकती है जब उन लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले जो लोग हैं उन सबकी भी वैल्यू सेम हो। यानी मेरे जो अपॉइंटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, मेरे जो अपॉइंटेड एमएलएज हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, उन सबकी भी इक्वल वैल्यू हो। और वो तभी हो सकती है जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एक एमपी और एक एमएलए इक्वल नंबर ऑफ लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हो। एंड इस चीज को कंप्लीट करने के लिए हम एक डिलिमिटेशन प्रोसेस करते हैं जो हर सेंसस के बाद होता है। सेंसस में हमें पॉपुलेशन पता पड़ती है, तो हम यहां पे पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मैं एक क्राइटेरिया ले रहा हूं कि हर 10 लाख लोगों पे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उन्हें रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अगर राजस्थान के अंदर में लेट्स से कि अगर 1 करोड़ लोग हैं, सो देयर शुड बी 10 एमएलएस। अगर यूपी के अंदर में 50 करोड़ लोग हैं तो वहां पे उतने ही एमएलए होने, उतने ही मेरे एमपीस होने चाहिए। तो इस तरीके से मैं यहां पे डिसाइड करता हूं कि कितने स्टेट्स के अंदर कितने स्टेट्स के अंदर में कितने एमएलएस और एमपीस होंगे। और ये चीज आपको हर 10 साल में करनी होती है, बिकॉज सेंसस आप हर 10 साल में करते हो और हर 10 साल में इंडिया इज वन कंट्री जो पॉपुलेशन इंक्रीज करता रहता है। सो इट शुड बी द केस कि हर 10 साल के अंदर में मेरे नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स इंक्रीज होने चाहिए, बिकॉज मेरी पॉपुलेशन अगर कहीं इंक्रीज हो रही है, पहले 10 लाख लोग थे, हो सकता है आज वहां 25 लाख लोग हो, तो 25 है तो मिनिमम 2 एमपीस और पॉसिबल है तो 3 एमपीस हैं जो वहां पे रिप्रेजेंट करना चाहिए।
बट द इश्यू इज कि इंडिया के अंदर में नॉर्थ इंडियन स्टेट जो है वहां पे ओवर द ईयर्स पॉपुलेशन बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ, आई कैन से पॉपुलेशन एक्सप्लोड हुई है, और सदर्न स्टेट ने जिन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल करा है वहां पे पॉपुलेशन कम हुई है। तो यहां पे इश्यू क्या होता है कि अगर मैं अब सीट्स को चेंज करता हूं, अगर अब मैं पॉपुलेशन के बेसिस पे सीट्स को इंक्रीज करता हूं, तो नॉर्थ की स्टेट जो है उनकी सीट्स तो इंक्रीज हो जाएंगी, और साउथ की स्टेट जो है उनकी जो सीट्स हैं वो उतनी इंक्रीज नहीं हुई। पॉपुलेशन वहां भी हुई है बट उतना उनका डिफरेंस नहीं है। यानी कि अगर मैं पार्लियामेंट के अंदर में अगर आगे जाके मिक्स देखूंगा, नॉर्थ की स्टेट्स की इतनी सीट्स हो जाएंगी कि शायद वो ही मेजॉरिटी बनाना स्टार्ट कर दे। तो करंटली तो आज के टाइम में जो आपका हर स्टेट को जो सीट दी हुई है उससे तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी पॉलिटिकल पार्टी कि वो सिर्फ नॉर्थ इंडिया में अपनी मेजॉरिटी अगर लेकर आ जाता है तो वो पार्लियामेंट के अंदर में अपनी गवर्नमेंट फॉर्म कर ले, जैसे बीजेपी। उनको साउथ की स्टेट्स में भी कुछ ना कुछ परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, उसी के बाद में ही उनकी सीट्स होंगी। और यहां पे साउथ स्टेट्स के साथ यही इश्यू है कि अगर पॉपुलेशन के बेसिस पे अब डिलिमिटेशन अगर करा जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ किया जाता है, तो साउथ की स्टेट जो है इनकी जो पावर है, इनकी जो रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट के अंदर में, दिस वुड बिकम इनइफेक्टिव। पॉपुलेशन उनकी रिप्रेजेंटेशन तो रहेगी बट वो इनइफेक्टिव हो जाएगी, बिकॉज जो पर्टिकुलर गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट मेजरली नॉर्थ इंडिया की सीट से ही बन चुकी है, वहीं की पॉलिटिकल पार्टीज ज्यादा पावरफुल होती जानी। एंड इसलिए दे वांट कि अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो पॉपुलेशन के बेसिस पे नहीं होना चाहिए। एंड एक्चुअल में दे आर स्टेटिंग कि आपका जो डिलिमिटेशन है इसको नेक्स्ट 30 इयर्स के लिए, तमिलनाडु के अंदर में जो डीएमके पार्टी इट इज स्टेटिंग कि जो पर्टिकुलर डिलिमिटेशन प्रोसेस है विच इज शेड्यूल्ड आफ्टर 2026, इट शुड बी पुश्ड टू अनदर 30 इयर्स नाउ। बट ये जो है गवर्नमेंट है इस चीज के लिए एग्री नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हम 1971 से इस पर्टिकुलर चीज को नहीं कर रहे हैं। सो आई होप यू आर अवेयर कि अभी जो आपकी पार्लियामेंट है, आपकी जो लोकसभा है, उसकी स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स। उसकी स्ट्रेंथ है 543 मेंबर्स, और ये जो 543 मेंबर्स की स्ट्रेंथ है इट इज ऑन द बेसिस ऑफ 1971 सेंसस। तो इंडिया की जो पॉपुलेशन 1971 के अंदर में थी, उस पॉपुलेशन के बेसिस पे आपके 543 मेंबर्स ही डिसाइड ने। और इस वजह से क्या हुआ है कि देयर आर सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंसी जिसमें एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड देयर इज अनदर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी जहां पे सिर्फ 10 से 12 लाख लोगों के ऊपर पे एक एमपी है। तो यू कैन सी हियर कि एक एमपी जो है वो 12 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक एमपी है यहां पे जो 30-40 लाख को कर रहा है। तो यहां पे मैं इक्वालिटी ऑफ वोट्स कहां बता पाऊंगा? यानी कि जो 10-12 लाख लोग हैं इनको एक ही एमपी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इनका जो वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, वोट ऑफ वैल्यू है, वो ज्यादा है। तो यहां पे बिकॉज डेमोक्रेसी का एक बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है, डाइल्यूट हो रहा है, इसलिए दे वांट कि यहां पे 2026 के बाद में आपको पॉपुलेशन के बेसिस पे रिप्रेजेंटेशन को चेंज करना चाहिए। ओके, सो दिस इज व्हाट द आर्गुमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज, दिस इज व्हाट आर्गुमेंट ऑफ द सदर्न स्टेट्स। अब यहां पे ये जो ऑथर्स हैं इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है। इन्होंने ये चीज बोली है कि आप डिलिमिटेशन को पॉपुलेशन से आगे चलिए, आप पॉपुलेशन के बियॉन्ड भी सोचना स्टार्ट करें, स्टार्ट थिंकिंग बियॉन्ड पॉपुलेशन काउंट, बिकॉज पॉपुलेशन काउंट जो है इट इज नॉट द बेस्ट वे टू बेसिकली प्रोवाइड रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट, बिकॉज उसके कुछ फ्लॉज हैं जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में इन्होंने डिस्कस करे हैं, एंड व्हाट आर द बेटर वेज, इन्होंने कुछ सजेशंस भी दिए हैं कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। ओके, सो जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि डिलिमिटेशन क्या होता है। डिलिमिटेशन इज बेसिकली रीड्राइंग ऑफ बाउंड्रीज सो दैट हर पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल रिप्रेजेंटेशन हो। 1951 से ही हम इस पर्टिकुलर प्रोसेस को करते आ रहे हैं। 1971 में सेंसस के टाइम में हमने इस पे फ्रोज कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया था 543 पे। अगेन इन 1971 बिकॉज सदर्न स्टेट जो थी दे वर वरीड कि हम तो यहां पे पॉपुलेशन कंट्रोल के स्टेप्स ले रहे हैं, नॉर्थ की स्टेट्स के अंदर में नहीं लिया जा रहा है, तो अगर अब पॉपुलेशन की बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंसीज का नंबर इंक्रीज किया जाता है तो दे आर गोइंग टू बी फेसिंग अ लॉस। तो इस वजह से वहां पे फ्रीज करा गया। 2001 में ये पर्टिकुलर फ्रीज एंड हुआ, फिर से 2001 में इसको फिर से 2026 के नेक्स्ट सेंसस तक इसको आपने डिले कर दिया था, और अब वो जो पर्टिकुलर फ्रीज है वो नेक्स्ट ईयर एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रेश डिलिमिटेशन प्रैक्टिस। ओके, तो यहां पे ये है, अगेन आई वो जस्ट एक्सप्लेन टू यू कि किस तरीके से किया जाएगा। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस व्हाट यू हैव टू रियलाइज इज कि अभी मैंने आपको बताया कि देयर आर 543 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स
लोकसभा के अंदर में 543 मेंबर्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पे जो क्राइटेरिया है ये हर एक पर्टिकुलर पर्सन 10 लाख की पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। एंड यू नो दिस कि उससे अब तक कितनी आपकी इंक्रीज हो चुकी है पॉपुलेशन। तो अगर मैं अब डिलिमिटेशन करता हूं तो ये पर्टिकुलर एमपीज का नंबर इंक्रीज हो जाएगा टू 753। देयर इज अ प्रपोजल, तो उस बेसिस पे लोकसभा में जो पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे फ्रॉम 543 टू 753। इतना हाई इंक्रीज होगा। एंड ये इंक्रीज 753 सिर्फ 10 लाख को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहां पे ये रिप्रेजेंट करेंगे 20 लाख पीपल पर सीट। तो यहां पे आप सोचिए कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज हुई है कि ये एमपीज, एक एमपी 10 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था, यहां पे एक एमपी 20 लाख को रिप्रेजेंट कर रहा था। यानी कि अगर मैं यहां पर 10 लाख की पॉपुलेशन के बेसिस 10 लाख पर सीट के हिसाब से कैलकुलेट करने लग जाऊं तो ये नंबर 753 नहीं, इसका डबल होता। यानी कि करीब करीब 1500 वुड बी द पीपल, 1500 लोग जो होंगे वो मेरे पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट कर पाते। तो यू कैन सी हियर कि कितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट है इस टाइम में डिलिमिटेशन करने की। ओके, सो दिस इज समथिंग व्हाई दिस डिलिमिटेशन प्रोसेस इज बीइंग टॉक्ड अबाउट अ लॉट। ओके, अब यहां पे नॉर्थ साउथ का इन्होंने रिप्रेजेंटेशन डिवाइड का बात करा है। पेनिनसुलर स्टेट, साउथ इंडियन स्टेट में लोअर पॉपुलेशन ग्रोथ है बिकॉज ऑफ सक्सेसफुल कंट्रोल पॉलिसी, पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी। नदर स्टेट स्पेसिफिकली यूपी, बिहार, एमपी, यहां पे देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। इस वजह से यहां पे एक आपका नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट हो रहा है which might cause problem in the future and south states are not agreeing to this particular issue. ओके, अब यहां पे जो पर्टिकुलर ऑथर्स हैं दे आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जैसे 15th फाइनेंस कमीशन ने करा था। तो आपके कॉन्स्टिट्यूशन में एक बॉडी है फाइनेंस कमीशन, जो ये बताता है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में, सेंटर और स्टेट के बीच में टैक्स को कैसे डिवाइड करना है, टैक्स को कैसे डिवाइड करना है। अब यहां पर भी बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप पॉपुलेशन के बेसिस पे डिवीजन कर सकते हैं। तो ऐसा ही होता था 14th फाइनेंस कमीशन तक। इससे जो पिछला फाइनेंस कमीशन था वो 1971 का पॉपुलेशन डेटा लेता था, बट 15th फाइनेंस कमीशन ने शिफ्ट करा टू 2011 डेटा। So rather than taking the population data of 71, it shifted to 2011 डेटा। अब यहां पे इश्यू ये है कि आप जब ये डेटा शिफ्ट करोगे, ऑब्वियसली नॉर्थ की स्टेट्स के अंदर में यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हुई है, तो अगर मेरा परसेंटेज जो टैक्स का मैं डिवीजन के लिए जो पर्टिकुलर परसेंटेज पॉपुलेशन को दे रहा हूं उससे नॉर्थ की स्टेट्स का यहां पे जो शेयर होगा टैक्स के अंदर में वो ज्यादा हो जाएगा। तो साउथ स्टेट को इससे भी प्रॉब्लम थी। तो यहां पे इन्होंने सॉल्यूशन क्या निकाला कि इन्होंने अपार्ट फ्रॉम हाई एंड लो पॉपुलेशन ग्रोथ दे इंट्रोड्यूस्ड अ डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस वेटेज, यानी apart from giving percentage या weightage to population also they started giving weightage to demographic performance also। यानी कि आपने अगर population कंट्रोल करने के लिए अगर स्टेप्स लिए हैं तो उसका भी कुछ परसेंटेज आपका काउंट किया जाएगा फॉर द बेसिस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंस फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फाइनेंशियल डिवोल्यूशन। टैक्स का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे, पॉपुलेशन को भी मैं यहां पे वेटेज दे रहा हूं एंड प्लस मैं स्टेट्स के डेमोग्राफिक वेटेज, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को भी वेटेज दे रहा हूं। यानी कि मेरी पॉपुलेशन ज्यादा हुई है तो ऑब्वियसली मेरा अगर 15% इससे मिल रहा है तो वो इंक्रीज हो रहा है, बट मैंने एक नया क्राइटेरिया इंक्लूड कर दिया डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, जिस वजह से मैं लेट्स से 5% इसको भी वेटेज दे रहा हूं। तो साउथ की स्टेट जिन्होंने अच्छा परफॉर्म करा है जस्ट बिकॉज उनका पॉपुलेशन का वेटेज कम हुआ है, यहां से थोड़ा बहुत उसको मैनेज करने की कोशिश करी गई है। उससे क्या हुआ, पॉपुलेशन का फैक्टर वेट जो है वो इंक्रीज तो हुआ बट थोड़ा सा हुआ, 0.15 से 0.27 ही हुआ, यानी कि बहुत बड़ा इशू क्रिएट नहीं हुआ, बहुत ज्यादा यहां पे लॉस नहीं हुआ है। आपके सदर्न स्टेट को फेयरनेस यहां पे मेंटेन करी गई। तो ये ऑथर्स भी यही चीज आर्ग्यू कर रहे हैं कि आप इस तरीके से बाकी के क्राइटेरियाज को भी यहां पे कर सकते हो। और यहां पे कि अगर सिर्फ आप पॉपुलेशन काउंट को ही मेजरमेंट लेते हो सो इट इज वेरी अनफेयर। Why? बिकॉज जब आप पॉपुलेशन बेस्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हो तो आप यहां पे अनइक्वल सर्कमस्टेंसेस को भी इक्वल वेट देते हो। फॉर एग्जांपल देयर माइट बी अ स्टेट जहां पे पॉपुलेशन ज्यादा हो बट वहां पे बहुत सारी पॉपुलेशन रूरल एरिया में रहती है बट अर्बन में रहती। सेम टाइम एक और स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है बट वहां वो अर्बन एरियाज में रहती है, यानी कि वहां ज्यादा प्रॉस्पेरिटी है। तो अगर आप इक्वल वेटेज दोगे तो वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं वो दोनों के दोनों अलग अलग बातों पे यहां पे फोकस करेंगे।
तो आपको सिर्फ पॉपुलेशन नहीं देखना, आपको यह भी देखना चाहिए कि भाई किस पर्टिकुलर स्टेट में रूरल पॉपुलेशन ज्यादा है, किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में डेंसिटी ज्यादा है। स्टेट की साइज छोटी हो सकती है, साइज छोटी है तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं हो सकती है, लेकिन डेंसिटी अगर मैं देखूं कि पर्टिकुलर एरिया में कितने लोग हैं तो वो बहुत ज्यादा हो सकता है। सो आई हैव टू ऑल्सो लुक एट यू लो हाई डेंसिटी वर्सेज लो डेंसिटी ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली इज अ स्मॉल स्टेट, वो चाह के भी उसमें बहुत ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रह सकती है, बट यू नो दिस कि इट्स अ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड सिटी, तो वहां पर यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट कि यहां पे हाई डेंसिटी है तो यहां पर आप कुछ अलग क्राइटेरिया ले सकते हो, यहां पे ज्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं। इसके अलावा पर कैपिटा मेजर्स जो होते हैं दे कैन बी मिसलीडिंग, क्योंकि डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट डेवलपमेंट एंड डेमोग्राफिक कंपोजिशन होते हैं, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डेवलपमेंट का लेवल होगा, उनकी जो पॉपुलेशन होगी ओल्ड एज, यंग एज, आपका एजुकेटेड, अनएजुकेटेड, वो सब डिफरेंट होता है। तो पर कैपिटा बेसिस अगर आप कैलकुलेट करते हो, पर पर्सन के हिसाब से आप देखते हो, अगेन लॉ पॉपुलेशन यूज करते हो, तो दैट इज ऑल्सो नॉट गुड। थर्ड इज नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल देते हैं। नॉर्थ ईस्ट के अंदर में पॉपुलेशन पहले से ही ज्यादा नहीं थी, अगर उसके पॉपुलेशन के बेसिस पे हमने नॉर्थ ईस्ट को रिप्रेजेंटेशन दी होती, सो रेदर देन हैविंग 40 और 60 सीट्स इन द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, दे वुड हैव मैनेज टू गेट ओनली 10 to 20 सीट्स, बिकॉज वहां पे पॉपुलेशन लेवल पहले कम है। तो अगर हम नॉर्थ ईस्ट के लिए इस टाइप से एक्सेप्शन क्रिएट कर सकते हैं, सो ऑब्वियसली वी कैन क्रिएट एक्सेप्शंस फॉर साउथ स्टेट्स आल्सो। तो ये कुछ इन्होंने यहां पे इश्यूज रेज करे हैं रो पॉपुलेशन काउंटिंग से, पॉपुलेशन को यूज करने में क्या क्या यहां पे इश्यूज है। इन्होंने फिर ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया दिए। तो पहला क्या बोला, इंस्टेड ऑफ टोटल पॉपुलेशन कंसीडर पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी को यूज करिए रेदर देन आप टोटल पॉपुलेशन करिए। तो जो इश्यू बताया उसका इन्होंने सॉल्यूशन दिया पहला। दूसरा है रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन मस्ट बी बैलेंस टू प्रिवेंट डोमिनेंस बाय एनी वन रीजन। सो यहां पे ये बेसिकली बोल रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया के अंदर में बिकॉज पॉपुलेशन कंसंट्रेटेड है, तो यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का उसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, सो दैट एक रीजन का डोमिनेंस ना, नॉर्थ इंडिया का डोमिनेंस ना हो साउथ इंडिया के ऊपर पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया के ऊपर पे, ये भी आपको मेक श्योर करना पड़ेगा जब भी आप इस चीज को क्राइटेरिया को देख रहे हैं। स्टेटस को कैन बी मेंटेन व्हाइल इंक्रीजिंग द टोटल सीट प्रोपोर्शनेटली। सिंपली कह रहे हैं कि जो अभी हर स्टेट के पास में जितनी जितनी सीट्स हैं उनको हम प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यूपी की अभी 80 सीट्स हैं, यूपी की अभी 80 सीट्स हैं, हाईएस्ट हैं, तो 80 को प्रोपोर्शनली डबल कर, सबकी सीट डबल कर देते हैं तो 160 सीट्स हो जाएंगी यहां पे। तो हर स्टेट के अंदर में हम पर पॉपुलेशन के बेसिस के ऊपर पे सीट्स का नंबर इंक्रीज कर देते हैं, तो उससे प्रोपोर्शनेटली थोड़ा बहुत तो वेटेज जो है एटलीस्ट पर पर्सन पॉपुलेशन, हर 10 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से, 15 लाख पॉपुलेशन के हिसाब से हम इक्वल वेटेज तो देना स्टार्ट करेंगे। तो यहां पे दीज आर सम ऑफ द ऑल्टरनेटिव क्राइटेरिया फॉर डिलिमिटेशन। और व्हाई देयर इज अ नीड, तो दे हैव सेड कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। तो फाइनल उन्होंने जो कंक्लूजन दिया, दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द आर्टिकल, अ साइंटिफिक अप्रोच इज नीडेड कंसीडरिंग जेंडर, कास्ट, रिजर्वेशन, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड रीजनल डिफरेंसेस। कि भाई आप साइंटिफिक अप्रोच यूज करने का बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सिर्फ पॉपुलेशन मत देखिए, जेंडर मिक्स देखिए, कास्ट देखिए, सोशो इकोनॉमिक स्टेटस देखिए, रीजनल डिफरेंसेस देखिए। सिर्फ और सिर्फ रॉ पॉपुलेशन को आप ब्लाइंडली फॉलो करेंगे तो ये कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है गवर्नेंस की उसको इग्नोर करना हो जाएगा। अ बैलेंस रिप्रेजेंटेशन मॉडल इज अ मस्ट। सो दिस इज व्हाट दे हैव कंक्लूडेड इन दैट पर्टिकुलर आर्टिकल। ओके, सो ये पूरा क्रक्स है उस आर्टिकल का। आई होप आपको उसका कंटेक्स्ट समझ में आया होगा और ये आर्टिकल क्या कहता है वो समझ में आया होगा। ओके, सो इन केस आप अगर हिंदू न्यूज़पेपर रीड करते हैं तो ट्राई टू रीड दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, इट्स अ रियली गुड आर्टिकल। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अहेड ऑफ सुप्रीम कोर्ट हियरिंग राइट्स बॉडी आस्क्ड सेंटर टू डिफेंड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। तो आपके लॉ में, आपके लेजिस्लेशंस में एक लेजिस्लेशन है फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का, जो अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर में चैलेंज करा हुआ है। अब पहले इस केस को समझा देता हूं मैं, फिर आपको बेसिक्स बताऊंगा। तो आपका एक 2006 का ये एक्ट है, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। ओके, इसको शॉर्ट में बोलते हैं, बट शेड्यूल का शेल्टर इट हैज अ लॉन्ग नेम, बट द शॉर्ट नेम इज फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006। एंड एज अ नेम सजेस्ट, ये बेसिकली जो शेड्यूल ट्राइब्स है या जो आपकी फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स हैं जो फॉरेस्ट के अंदर में रहती हैं, उन पर डिपेंडेंट है, उन पर्टिकुलर ट्राइब्स को ये कुछ राइट्स प्रोवाइड करता है। व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर एक्ट से पहले ना तो इंडियन लॉ में और इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले अंडर ब्रिटिश लॉ आपके जो ट्राइब्स होते थे उनके जो एंसेस्ट्रल राइट्स थे उनको हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था। सो ब्रिटिशर्स ने भी गलत करा, जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स थी उनके राइट्स को यहां पे इग्नोर करा गया, उनको वायलेट किया गया। एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो इन द नेम ऑफ फॉरेस्ट कंजर्वेशन हमने यहां पे उनके जो राइट्स है उनको रिकॉग्नाइज नहीं करा। बट फाइनली द ईयर 2006 केम एंड बिकॉज
बिकॉज ऑफ लॉबिंग बाय द ट्राइबल ग्रुप्स, बिकॉज ऑफ लॉबिंग ऑफ द फॉरेस्ट राइट्स ग्रुप, ये पर्टिकुलर एक्ट इनेक्ट करा गया, सो दैट जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स, जो आपकी ट्राइब्स है जो फॉरेस्ट में रहती हैं या उन पे डिपेंडेंट हैं, उनके राइट्स को यहां पे रिकॉग्नाइज करा गया और उनको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करा गया। अब ये जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट था, इसके अंदर में एक प्रोसीजर गिवन था, जिसके अंदर में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता था, जो फॉरेस्ट का वार्डन होता था, वाइल्ड लाइफ वार्डन होता था, उनको एक काम करने को, उनको एक प्रोसीजर दिया गया कि आपको यहां पे रिकॉग्नाइज करना है कि फॉरेस्ट में जो करंटली पॉपुलेशन स्टे कर रही है, जो रहती है वहां पे, उनमें से किस किस के पास में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट का आपका प्रोटेक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ऑल्सो पॉसिबल कि कोई पर्टिकुलर जो पॉपुलेशन है जो वहां रह रही है, वो ना तो शेड्यूल्ड ट्राइब में आता है, ना ही वो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर है, बट समहाउ उसने इंक्रोच कर रखा है। तो यहां पे एक टास्क दिया गया आपके वाइल्ड लाइफ वार्डन्स को, यहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को एंड प्लस डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को, कि आप पॉपुलेशन को यहां पे आइडेंटिफाई करिए कि कौन से लोग जो हैं वो फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर में आपके एलिजिबल है फॉर प्रोटेक्शन और किनको यहां से रिमूव करना रिक्वायरमेंट है, बिकॉज वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना इज इक्वली इंपॉर्टेंट। तो ये पर्टिकुलर टास्क दिया गया था। अब यहां पे जो गवर्नमेंट है इस पर्टिकुलर टास्क को प्रॉपर्ली कर नहीं रही थी, तो आपके यहां पे एक एनजीओ ने, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट की एक एनजीओ, फॉरेस्ट राइट्स वॉच की एनजीओ ने यहां पे एक पीआईएल फाइल करी और यहां पे बोला गया कि ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस आपने या टास्क जो इनको प्रोवाइड किया था, ये प्रॉपर्ली करवाया जाए और उसके बाद में जिन लोगों के नाम, जिन लोगों के पास में एफआरए का प्रोटेक्शन नहीं है, उनको रिमूव किया जाए, कि जो पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब से इसमें नहीं आते हैं उनको रिमूव किया जाए। तो ये जब पर्टिकुलर सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में केस फाइल हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला यस इट इज एग्जैक्टली राइट कि अगर कोई टास्क दिया गया है और यहां पे कोई इंक्रोच करके बैठा है तो उसको रिमूव करना जरूरी है। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया तो जो ट्राइबल एक्टिविस्ट हैं, जो ट्राइब्स हैं जो इस टाइप से रह रही थी, वो सब यहां पे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में आ गई। दे सेड कि जो पर्टिकुलर टास्क दिया गया था, जो पर्टिकुलर यहां पे आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस था, ये प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया गया है, इसमें बहुत ज्यादा लूप होल्स हैं एंड मेनी डिजर्विंग पीपल जो वहां पे प्रोटेक्टेड दिस राइट एक्ट के अंदर में, उनको प्रोटेक्शन नहीं मिली है। सो इस वजह से ट्राइबल मिनिस्ट्री इंटरफेयर्ड और उन्होंने एज ऑफ नाउ यहां पे स्टे लगाया। उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट में जाके रिक्वेस्ट करी तो वहां पे स्टे लगाया और सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे ऑर्डर पास किया कि आप फिर से इस पर्टिकुलर चीज को, वापस इस प्रोसेस को प्रॉपर्ली करें। तो अभी बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने वाला है, तो फॉरेस्ट राइट्स की जो बॉडीज हैं, दे हैव आस्क्ड सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पे आपके जो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो एक्ट है इसको प्रॉपर्ली डिफेंड किया जाए। इसमें जो लोग हैं जिनको ये पर्टिकुलर प्रोटेक्शन नहीं मिला है, उनको यहां पे प्रॉपर प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। सो दिस इज व्हाई दिस पर्टिकुलर न्यूज हैज कम इन योर पेपर। अब यहां पे आपको फॉरेस्ट राइट एक्ट थोड़ा समझाया हुआ है कि फॉरेस्ट राइट एक्ट क्या करता है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स को 2006 से उनके राइट्स को, कि वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं, अगर उनको वहां से रिमूव किया जाता है तो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए, उनको रिहेबिलिटेट, उनको कोई और चीज में, कोई और प्रोफेशन के अंदर में या कोई और स्किल के अंदर में यहां पे गाइड करना गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। ओके, और यहां पे इंडिविजुअल राइट्स की भी बात करी गई है, कम्युनिटी राइट्स की बात करी है ओवर फॉरेस्ट लैंड रिसोर्सेज। एक एग्जांपल होगा कि आप बहुत सारी ऐसे फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज होती हैं जो फॉरेस्ट में जाके शहद कलेक्ट करती हैं, तो ये उनका राइट है, इनको यहाँ पे कोई फॉरेस्ट की जो गार्ड्स हैं, फॉरेस्ट की जो डिपार्टमेंट है, वो उनको रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे जो ग्राम सभा होती है, उसको यहाँ पे किसके क्या राइट्स होंगे, फॉरेस्ट राइट्स क्या होंगे, उसके लिए इंपावर करा है टू आइडेंटिफाई। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है, तो कॉलोनियल पॉलिसी, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में फॉरेस्ट की आपकी ब्रिटिश इंडिया ने यहाँ पे उसको बनाया था और यहाँ पे जो ट्राइबल लोग थे उनको प्रॉपरली इस पर्टिकुलर राइट से उसको वायलेट कर दिया गया था। पोस्ट इंडिपेंडेंट हमने फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया, जिसमें भी हमने उनके लैंड यूज राइट को भी रिस्ट्रिक्ट करा, यानी कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द ट्राइबल राइट्स, बट फाइनली एफआरए 2006 के अंदर में इनेक्ट किया गया जब उनके राइट्स को करा गया। नीचे आप देख सकते हैं, ये बेसिकली आपका अभी जो केस में चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस पे। इंडियन एक्सप्रेस से भी मैंने एक पर्टिकुलर आर्टिकल आपके लिए लिस्ट डाउन करा है टू मेक यू अंडरस्टैंड इस एडिटोरियल की। तो यहां पे ये जो ऑथर है शी इज आर्ग्यूइंग कि यहां पे देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग है, स्पेशली इन द एज ऑफ एआई, वहां पे हमें लेबर को सेंटर में रखना चाहिए, ना कि कैपिटल को। और यहां जब मैं कैपिटल कह रहा हूं, कैपिटल से मेरा मतलब है कि रेदर देन फोकसिंग ऑन मशीनरी, आई शुड बी फोकसिंग ऑन इंक्रीजिंग द लेबर और कीपिंग लेबर
एट द सेंटर ऑफ माई पॉलिसी मेकिंग। जब भी मैं कोई इंडस्ट्रीज को लेके पॉलिसीज बना रहा हूं, मेरे माइंड में सबसे ऊपर लेबर वेलफेयर होना चाहिए एंड नॉट ऑन माई प्रोडक्टिविटी एंड अदर थिंग्स। ओके, एंड इसके लिए इन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी दिए हैं। ओके, तो यहां पे अगर आप इस पर्टिकुलर आर्टिकल को रीड करोगे तो इसकी थीम है लेबर वर्सेस कैपिटल इन द इंडियन इकोनॉमी। तो आप इसको रीड करोगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि अगर आपसे जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लिश में पैसेज आ जाए कि इस पर्टिकुलर आर्टिकल का क्या टाइटल हो सकता है, तो वन टाइटल कैन बी लेबर वर्सेस कैपिटल इन इंडियाज इकोनॉमी। एक टाइटल यहां पे दिया हुआ है लेबर एट द सेंटर, दिस वुड आल्सो बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल। तो ऑप्शन में ये दिखे तो दोनों बहुत ही अच्छे आपके टाइटल हो सकते हैं, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर। तो यहां पे जब ये ऑथर ने डिस्कशन स्टार्ट किया है तो पहले उन्होंने डिस्कस करें एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस इन इंडिया, और इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट आपको यहां पे डेटा पॉइंट दिया है कि अगर यहां पे वर्किंग एज पॉपुलेशन की बात करी जाए तो 17-18 में से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तब से लेके अब तक 9 करोड़ पीपल हैव एंटर्ड द वर्कफोर्स। यानी इन इंडिया देयर आर अराउंड 9 करोड़ पीपल जो 17-18 से आज तक वर्क मांगने के लिए रेडी, मतलब दे वांटेड टू वर्क इन इंडिया, बट ओनली 6 करोड़ फॉर्मल जॉब्स वर क्रिएटेड। सो 9 करोड़ पॉपुलेशन काम करने के लिए लेबर रेडी बैठी है और इंडिया के अंदर में फॉर्मल जॉब्स कितनी है? 6 करोड़। यानी कि आप देख सकते हो कि यहां पे देयर इज अ शॉर्टफॉल ऑफ 50 लाख जॉब्स एनुअली। तो यहां पे आप देख सकते हैं करीब करीब 3 करोड़ जॉब्स हो गई टोटल, यानी इस 6 इयर्स के पीरियड में करीब 3 करोड़ जॉब्स हो गई। यानी हर साल करीब करीब जितनी जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, 50 लाख लोग तो ऐसे हैं जो डिजर्विंग भी होंगे, उनको जॉब नहीं मिल सकती है सिंपली बिकॉज इतना जॉब क्रिएशन ही नहीं है। तो ये अपने आप में एक अलार्म बेल है कि क्यों हमें यहां पे जॉब क्रिएशन जो उसको क्रिएट करना पड़ेगा। और यहां पे जो मेजॉरिटी ऑफ जॉब्स क्रिएट हो रही हैं बिकॉज 50 लाख लोग हैं, वो हो सकता है नेक्स्ट ईयर फिर से प्रिपेयर करें, थोड़ी और मेहनत करेंगे, बट देयर वुड बी सम जिनको लगेगा कि कोई पॉइंट नहीं है, या उनके फैमिली के अंदर में हो सकती है ऐसी कंडीशन हो कि दे हैव टू डू सम वर्क, तो इसलिए वो किसी इनफॉर्मल जॉब को करेंगे, या फिर लेट्स से कोई एग्रीकल्चर फील्ड में है तो शायद वो एग्रीकल्चर के अंदर में डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट करेगा। तो यहां पे ये बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट चैलेंज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए क्वेश्चन मार्क खड़े हो जाते हैं। आगे करें तो अब यहां पे क्या ये आर्ग्यू कर रहे हैं कि रिसेंटली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, बिकॉज ऑफ एआई, आपका जो कैपिटल इंटेंसिटी है, मतलब आपका जो मशीनरी का यूसेज है वो इंक्रीज हुआ है। एंड उन्होंने दोनों साइड के रीजन दिए कि देयर इज अ डिमांड रीजन ऑल्सो, देयर इज अ सप्लाई रीजन ऑल्सो। डिमांड पुल रीजन क्या है कि डिमांड पुल रीजन इज बेसिकली कि यहां पे आपकी जो प्रोडक्शन की लिमिट है वो कैपिटल इंडस्ट्री के अंदर में जल्दी इंक्रीज हो रही है, तो इसलिए डिमांड पुल है, वहां पे डिमांड ज्यादा है, इंडस्ट्रीज जो है वो डिमांड कर रही है उस पर्टिकुलर मशीनरी की। और सप्लाई पुश इसलिए बिकॉज यहां पे आपको लेटेस्ट मशीनरी जो है वो चीपर रेट्स पे अवेलेबल है, लेबर के कंपैरिजन में चीपली अवेलेबल है, तो आज सप्लाई का भी आपको यहां पे आपको सप्लाई भी जो है आपके वो कैपिटल इंटेंसिटी को यहां पे प्रमोट कर रही है। जैसे पहले इन्होंने क्या ही बोला, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन इज वन रीजन, लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज आर बिकमिंग कैपिटल इंटेंसिव ड्यू टू एआई एंड ऑटोमेशन। सो सिंपली आपका सप्लाई जो है अब बिकॉज ऑफ एआई एंड ऑटोमेशन जो सप्लाई है, अब लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं है, कैपिटल इंटेंसिव जो कैपिटल आपकी जो मशीनरी है वो भी मेरे को चीपर रेट्स पे अवेलेबल है। रीजन फॉर शिफ्ट, लोअर कॉस्ट ऑफ मशीन्स, लैक ऑफ स्किल्ड लेबर आल्सो। सो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। इंडिया के अंदर में एज कंपेयर टू चाइना वी हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर, तो बिकॉज वी हैव लैक ऑफ स्किल्ड लेबर, तो इस वजह से हम भी मशीन्स को प्रेफर कर रहे हैं ओवर वर्कर्स। ओके, नेक्स्ट इज इंपैक्ट है मैन्युफैक्चर सेक्टर रिमेन्स स्टैग्नेंट एंड एग्रीकल्चर शेयर इन जीडीपी हैज डिक्लाइंड। सो बिकॉज हम यहां पे कैपिटल इंटेंसिव जा रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो स्टैग्नेंट हो चुका है, या तो आप यहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को यूज करिए, अदरवाइज आप कंपटीशन से पीछे रह जाएंगे। द नीड फॉर अ स्किल्ड लेबर, तो ये रिक्वायरमेंट क्या है, तो पहला रीजन है स्किल्ड मिसमैच, लेस देन 10% ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स हैज फॉर्मल टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग। 10% से भी कम लोग हैं जिनको प्रॉपर स्किल दी है लेट्स से इन मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए भी। तो अगर मैं यहां पे कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री भी क्रिएट कर रहा हूं तो उनको ऑपरेट करने के लिए मेरे पास वर्कफोर्स नहीं है। नेक्स्ट इज स्किल बायस टेक्नोलॉजिकल चेंज। नेक्स्ट इज कि यहां पे जो एआई और न्यू टेक्नोलॉजीज हैं जो लो स्किल्ड जॉब्स हैं उसको बिल्कुल ही रिडंडेंट बना रही हैं। इन केस अगर मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट भी है, आई नीड वेरी वेरी हाईली स्किल्ड लेबर, तो ये भी एक बड़ा मिसमैच है। सॉल्यूशन क्या है, द मेन सॉल्यूशन जो इन्होंने दिया है वो ये है कि सिर्फ मुझे एआई के अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं करना है,
आई ऑल्सो नीड कि मैं नए लोगों को यहां पे स्किल करूं, एट द सेम टाइम जो पहले से मेरे साथ वर्क कर रहे हैं उनको भी मैं अपस्किल करूं, और रेगुलरली यहां पे ट्रेनिंग प्रोसेस, विच मींस कि अगर मेरे पास कोई एम्प्लॉय है जो 10 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं, कोई लेबर मेरे पास, अब मुझे ही उन्हें अपस्किल करना पड़ेगा अगर मैं अपनी फैक्ट्री को इंप्रूव करना चाहता हूं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू सर्वाइव। अब यहां पे ही इज गिवन एग्जांपल ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स जो आप पॉलिसी जो बेसिकली यूटिलाइज करी जा रही है। तो पहला क्या है, पहली है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, पीएलआई स्कीम थी आपकी जो गवर्नमेंट ने बनाई थी। उसमें बेसिकली ये था कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्शन इंक्रीज करेगी उनको कुछ इंसेंटिव दिया जाएगा। एग्जांपल के लिए ओला जैसे का एग्जांपल है कि उसको दिया गया कि अगर आप 1 लाख स्कूटर्स बनाते हैं, आप 1.5 लाख स्कूटर्स बनाइए तो आपको हम 10,000 पर स्कूटर की सब्सिडी देंगे। तो यहां पे ओला क्या कर रहा है, प्रोडक्शन अपने को इंक्रीज करने के लिए रेदर देन इंक्रीजिंग और इन्वेस्टिंग इन लेबर, इट इज एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटीज एक्सेट्रा। तो ये बेसिकली एआई में और इलेक्ट्रॉनिक्स में, मशीनरी में इन्वेस्ट कर रहा जा रहा है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, जॉब डेफिसिट हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम। यहां पे दिस इज द स्कीम जिसके अंदर में हम लेबर को इंक्रीज करने की फोकस कर रहे हैं। वो कैसा है कि गवर्नमेंट ईपीएफओ को थ्रू कैश ट्रांसफर देगी जितने आप प्राइवेट फर्म ज्यादा लेबर को हायर करती है। तो ईपीएफओ ये होता है आपका, इट इज एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आप जो एम्प्लॉयर होता है वो कुछ पैसा डालता है, गवर्नमेंट कुछ और एम्प्लॉय खुद कुछ पैसा डालता है। यहां पे गवर्नमेंट कह रही है कि हम आपको हेल्प करेंगे, हम कुछ पैसा डालेंगे उसमें। तो आप अगर नए हायरिंग भी करते हो तो आपको जो पैसा पे करने की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। तो इससे क्या है, जो प्राइवेट फर्म्स है वो इंकरेज होंगी ज्यादा लोगों को हायर करने के लिए, बिकॉज उनका जो लेबर कॉस्ट है वो इतना इंक्रीज नहीं हो रहा। बट द इश्यू इज कि जो पर्टिकुलर इंसेंटिव है ये सिर्फ 2-3 साल के लिए, और 2-3 साल के अंदर में तो आपका जो पर्टिकुलर एम्प्लॉय है या जो लेबर है वो प्रॉपरली ट्रेन भी नहीं होगा। तो यहां पे जो यूटिलिटी दिख रही है उस पर्सन को वो उतनी नहीं दिख रही है, एम्प्लॉयर को इतनी यूटिलिटी नहीं दिख रही है, तो इसलिए इतनी हायरिंग नहीं कर रहा है। तो यहां पे ये 2 स्कीम्स का यहां पे एग्जांपल दिया गया है टू एड्रेस जॉब डेफिसिट। ओके, तो फिर पॉलिसी रिकमेंडेशंस क्या है इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। पहला है लिंक पीएलआई विद लेबर स्किलिंग। तो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के अंदर में यहां पे ऑथर ने क्या दिया है कि सिर्फ प्रोडक्शन का आपको यहां पे उनको टारगेट नहीं देना था, यू शुड हैव गिवन टारगेट ऑफ प्रोडक्शन आल्सो एंड लेबर स्किलिंग आल्सो, उस पर्टिकुलर टारगेट को भी इसी के साथ में जोड़ दीजिए। सेकेंड इज मॉडिफाई ईएलआई स्कीम, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव जो स्कीम है इसके अंदर में फ्लैट सब्सिडीज देने के बजाय हायर स्किल लेवल्स के बेसिस पे आप ग्रेड इंसेंटिव दीजिए, विच मींस कि जितना आप यहां पे स्किल्स अपने लेबर्स की इंक्रीज करते जाएंगे उतने ही आपके इंसेंटिव्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो यहां पे जो एम्प्लॉयर होगा ये यहां पे आपका मोटिवेट होगा, इंसेंटिवाइज होगा टू बेसिकली स्किल मोर पीपल एंड टू हायर पीपल एंड स्किल देम। ओके, तो ये रिक्वायरमेंट। थर्ड क्या है, लेबर लॉ के अंदर में थोड़ा रिफॉर्म करिए, रिजिड लेबर लॉस की वजह से, क्योंकि लेबर लॉ क्या है बहुत रिजिड, अभी जो लॉज जो है लेबर के वो लेबर के फेवर में, बट उससे इश्यू क्या होता है कि कोई भी डिस्प्यूट होता है तो जो एम्प्लॉयर है नोस कि ये लेबर के फेवर में जाएगा, तो आगे के लिए वो पहले से ही रेडी रहता है कि मैं लेबर हायर ही नहीं करूंगा, जहां पे मैं मशीनरी यूज कर सकता हूं वहां पे मशीन लूंगा। इन केस मुझे लेबर की रिक्वायरमेंट होगी, मैं डायरेक्टली हायर नहीं करूंगा, मैं कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर हायर करूंगा किसी कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू, तो एक मिडिल मैन वहां पे आ जाता है और उसकी डायरेक्ट कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि हम लेबर लॉस को भी यहां पे रिफॉर्म करेंगे। और वे फॉरवर्ड क्या है, एक बैलेंस अप्रूव करिए, और विकसित भारत का चाहिए तो एक डायनेमिक पॉलिसी फ्रेमवर्क आपको डेवलप करनी पड़ेगा। तो दिस इज द कंक्लूजन। ओके, सो व्हाई आई एम डूइंग दिस पर्टिकुलर टास्क इज बिकॉज आई वांट यू अंडरस्टैंड कि कोई भी आर्टिकल जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर में इसी तरीके से इंफॉर्मेशन दी जाती है, तो आप सिस्टमैटिकली समझ पाए कि पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। जैसे इस आर्टिकल में शुरू में यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन दिया गया, एम्प्लॉयमेंट चैलेंज क्या है वो बताया गया, उसके बाद में रियल इश्यू क्या है। रियल इश्यू ये है कि आपकी कैपिटल इंटेंसिटी जो है, कैपिटल मतलब मशीनरी जो है उसका अमाउंट जो उसका नंबर जो इंक्रीज हो रहा है, लेबर इंटेंसिव आपका कम हो रहा है, रीजंस बताए गए हैं, इंपैक्ट क्या है वो बताया गया है, नीड क्या है स्किल्ड लेबर की वो बताया गया है, गवर्नमेंट पॉलिसीज कौन सी हैं, दोनों पॉलिसी जो जॉब डेफिसिट को कम करने के लिए करी गई हैं वो बताई गई हैं, उसमें इश्यू क्या है ये बताया गया है। उसके बाद उन्होंने बताया पॉलिसी रिकमेंडेशन, क्या क्या पॉलिसी में चेंजेस किए जा सकते हैं, एंड फाइनली उन्होंने एक वे फॉरवर्ड बताया है कि बेसिकली ये सब करने की रिक्वायरमेंट क्यों है, और अगर हम करते हैं तो हम विकसित भारत का जो विजन है उसको प्रॉपरली, उसको पक्का से अचीव कर पाएंगे। बट उसके लिए ये पर्टिकुलर हार्डवर्क हमें करना पड़ेगा। ओके, तो ये आपके आज हमने 2 पर्टिकुलर आर्टिकल्स को कवर किया है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं इंडियन एक्सप्रेस का 2 टर्म लिमिट फॉर यूएस प्रेसिडेंट, डोनाल्ड ट्रम्प सेज ही इज नॉट जोकिंग अबाउट अ 3rd टर्म बट कैन ही रन अगेन। तो यहां पे
द वेरी ग्रेट डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने फिर से आपका ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट दिया है कि ही इज नॉट जोकिंग कि वो थर्ड टर्म कर सकते हैं। एंड व्हाई ही सेइंग सो, बिकॉज यूएस के अंदर में ये पर्टिकुलर एक कस्टम है, पहले कस्टम था, अब इट इज अ लॉ ऑल्सो, इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कि एक जो यूएस का प्रेसिडेंट होता है वो मैक्सिमम के 2 टर्म सर्व कर सकता है। अब वो 2 टर्म्स बैक टू बैक हो सकते हैं, जैसे बराक ओबामा का था, जॉर्ज बुश का था, या फिर वो गैप में हो सकता है। एग्जांपल डोनाल्ड ट्रंप आल्सो, डोनाल्ड ट्रंप वाज द 45th यूएस प्रेसिडेंट एंड नाउ ही हैज बिकम द 47th यूएस प्रेसिडेंट, बट टोटल ऑफ 8 इयर्स या 2 पर्टिकुलर टर्म्स ही वो सर्व कर सकते हैं इन ऑफिस। और यहां पे ही इज कंटेम्पलेटिंग सम प्रोसीजर या सम चेंजेस कि हम लॉ को चेंज करके या कहीं पे कोई अलग तरीके से बैकडोर से हम यहां पे इस पर्टिकुलर 2 टर्म्स को 3 टर्म कर पाएंगे। तो यहां पे हम समझते हैं कि क्या एक यूएस प्रेसिडेंट 2 टर्म्स कर सकता है या नहीं कर सकता है। सो सिंपल आंसर वुड बी कि वो नहीं कर सकते हैं, बट लेट्स से क्या पता कुछ कर पाए, बट एज ऑफ नाउ आई वुड से कि वो नहीं कर सकते हैं, सिंपली बिकॉज आपका जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके अंदर में जो 22nd अमेंडमेंट हुआ था उसने प्रेसिडेंट के टर्म को 2 टर्म्स तक लिमिट कर दिया था। यानी इससे पहले आप 2 टर्म से ज्यादा भी इलेक्ट कर सकते थे, बट 22nd अमेंडमेंट के बाद इस चीज को 2 पे लिमिट कर दिया गया था। एंड ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट आया था 1951 के अंदर में। 1951 में क्यों आया था? बिकॉज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विच वाज वन ऑफ द वेरी ग्रेट यूएस प्रेसिडेंट, ही वाज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द सेकंड वर्ल्ड वॉर, एंड वन ऑफ द रीजन व्हाई ही एक्चुअली रैन फॉर 3rd और 4th प्रेसिडेंसी आल्सो। अदरवाइज वहां पे भी कस्टम था, प्रेसिडेंट्स खुद से ही 3rd टर्म के लिए खड़े नहीं होते थे, जबकि वहां पे कोई ऐसे रेगुलेशन नहीं था। बट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट कंटिन्यूड एज प्रेसिडेंट फॉर द नेक्स्ट 2 टर्म्स, बिकॉज दैट वाज अ टाइम जब आपका वर्ल्ड वॉर 2 जो था वो कंटिन्यू चल रहा था। 39 से 45 वाज द पीरियड। सो जैसे वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उनका जो पर्टिकुलर सेशन था, उनका जो टेन्योर था, वो 4th टर्म का भी एंड हो गया था, तो उन्होंने खुद ने उसके बाद में नहीं करा, बट इट वाज द टाइम जब उन्होंने 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स करे। एंड उस टाइम में उनको ये लगा, या वहां की पार्लियामेंट को, कांग्रेस बोला जाता है वहां की पार्लियामेंट को, उसको ये लगा कि 2 टर्म से ज्यादा नहीं होने चाहिए, अदरवाइज इट वुड लीड टू कंसंट्रेशन ऑफ पावर इन अ पर्टिकुलर पर्सन और ही कैन डू सम डिक्टेटोरियल थिंग्स। एंड यू कैन सी हियर कि डोनाल्ड ट्रंप इज समवन जो यहां पे हु वांट्स टू रन फॉर 3rd प्रेसिडेंट, और उनके लिए पॉसिबल होता तो ही आल्सो डिक्टेटोरियल टेंडेंसीज, एटलीस्ट दिस इज समथिंग, इट माइट बी एन assumption which I am making, but looking at what he is doing, I can say he has dictatorial tendencies or he would want to be the president for life for US also. तो यहाँ पे it basically works as a check on the powers of the president. तो probably 2 टर्म की लिमिट जो है वो नहीं होगी, because 1951 में 22nd अमेंडमेंट के थ्रू ये पर्टिकुलर लिमिट करी गई। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। 22nd अमेंडमेंट क्या कहता है? नो पर्सन शैल बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस। ओके, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट है। सेकंड क्या है? इफ अ वाइस प्रेसिडेंट बिकम्स प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल टर्म, तो मान लेते हैं कि प्रेसिडेंट है, उनकी इन बिटवीन टेन्योर उनकी डेथ हो जाती है या वो रिजाइन कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट बनता है। दैट इज द मेन जॉब ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, कि अगर प्रेसिडेंट प्रेजेंट नहीं है तो ही कैन वर्क एज द प्रेसिडेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री। तो यहां पे जो पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट है वो भी 2 टर्म फुल टर्म्स भी सर्व कर सकता है, प्रोवाइडेड कि जो पर्टिकुलर उसकी सर्विस थी दैट वाज लेस देन हाफ द प्रीडिसेसर टर्म। तो लेट्स से अगर प्रीडिसेसर ने 4 साल में से 4 साल की जगह 2 साल ही कराए और ये पर्टिकुलर पर्सन 2 साल से कम है, तो ये 2 फुल टर्म्स कर सकता है। एंड डोनाल्ड ट्रंप इसी को ही यूज करने की सोच रहे हैं कि 3rd टर्म के अंदर में जेडी वॉन्स जो उनके वाइस प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट खड़े हो जाएंगे, ही वुड बी रनिंग फॉर द वाइस प्रेसिडेंट। जेडी वैंस जो है वो 2 साल के बाद वहां पे रिजाइन कर देंगे एंड देन ही कैन कंटिन्यू एज प्रेसिडेंट। हाउएवर देयर इज वन फ्लॉ इन दिस पर्टिकुलर प्रोसेस, और वो फ्लॉ जो इस पर्टिकुलर आर्टिकल में भी गिवन है वो ये है कि अगर आप 2 बार प्रेसिडेंट बन चुके देन यू आर इनएलिजिबल टू बिकम द वाइस प्रेसिडेंट। तो एक्चुअल में वो वाइस प्रेसिडेंट के लिए रन भी नहीं कर सकते। बट दिस वाज 22nd अमेंडमेंट जिसके अंदर में ये 2 पर्टिकुलर प्रोसेस आपके पढ़ाए हुए हैं। ओके, द 2 टर्म ट्रेडिशन। तो यहां पे रिमेंबर दिस कि ऐसा नहीं है कि 22nd अमेंडमेंट या 1951 से 2 टर्म्स का था, वहां पे एक स्ट्रॉन्ग एथिकल कमिटमेंट्स रहा है प्रेसिडेंट्स का, एंड इट वाज सिंस द फर्स्ट प्रेसिडेंट 1796 में जब जॉर्ज वाशिंगटन जो सिविल वॉर के बाद प्रेसिडेंट थे आपके, ही डिक्लाइंड 2 टर्म्स एस्टैब्लिशिंग अ प्रेसिडेंट ऑफ 2 टर्म्स, एंड बिकॉज ही वाज सच अ पावरफुल लीडर, ही वाज सच अ इन्फ्लुएंशियल लीडर, इनके बाद किसी ने भी ये पर्टिकुलर चीज ट्राई ही नहीं करी। उसके बाद थॉमस जेफरसन अनदर बिग लीडर, उन्होंने भी इस पर्टिकुलर ट्रेडिशन को रीइंफोर्स करा। तो 1796 में जॉर्ज वाशिंगटन ने ये चीज करी। 1809 में नेक्स्ट जो उनके बाद प्रेसिडेंट बने थॉमस जेफरसन, अगेन ही वाज द प्रेसिडेंट फॉर 2 कंटिन्यूअस टर्म, एंड उसके बाद
1872 में आफ्टर यूलिसिस सी ग्रांट री इलेक्शन, इसके बाद में थर्ड टर्म का जो डिस्कशन था वो रिसर्फेस हो गया। बट यू कैन सी हियर कि जॉर्ज वॉशिंगटन थॉमस जेफरसन, वन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट यूएस प्रेसिडेंट्स एवर, उन लोगों ने जब ये पर्टिकुलर ट्रेडिशन स्टैब्लिश करा तो उसके बाद में ये एक ट्रेडिशन जो था ये कभी ब्रेक नहीं हुआ until the Franklin D. Roosevelt incident happened, when because of World War II he continued for 2 more terms. ओके अब यहाँ पे एफडीआर प्रेसिडेंसी में ये ब्रेक हुआ था, दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड हियर। बट यू कैन सी हियर कि फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन सा था जिन्होंने थर्ड टर्म रन नहीं करा, तो रिमेंबर आंसर इज गोइंग टू बी जॉर्ज वॉशिंगटन। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा आपके लिए कि किस अमेंडमेंट के अंदर में ये आपका 2 टर्म लिमिट प्रोवाइडेड है, तो इट इज द 22nd अमेंडमेंट। किस ईयर में आया था? 1951। व्हाई इट केम? बिकॉज फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट वाज द प्रेसिडेंट फॉर 4 कंसेक्यूटिव टर्म्स, सो दैट्स व्हाई दिस चेंज वाज मेड। बट हु वाज द फर्स्ट वन? जॉर्ज वॉशिंगटन, जिन्होंने 2 टर्म्स को डिक्लाइन करा था एज अ ट्रेडिशन। ओके, सो रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फैक्ट। यहां पे इफ यू वुड सी एट द राइट, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट कि आपको 22nd अमेंडमेंट जो है वो पूरा एक्सप्लेन करा हुआ है। ओके, वहां पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज है कि जब डिबेट चल रहा था तो वहां पे 2 प्रपोजल्स थे। एक तो था कि 2 4 ईयर के टर्म्स हो जो आपका फाइनली अडॉप्ट किया गया, और एक था कि एक ही टर्म होना चाहिए बट वो 6 साल का हो सकता है। इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं भाई 2 टर्म्स मिल सकते हैं बट 4 ईयर्स के 2 टर्म्स होंगे। और तब से लेके आज तक आपका ये पर्टिकुलर जो ट्रेडिशन है अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ बन चुका है, एंड आई डोंट सी इट पॉसिबल for Donald Trump to run again unless he amends the constitution itself। तो जैसे इंडिया में हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हैं, यूएस में भी कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। तो अगर वो अमेंड कर देंगे तो शायद वो रन कर सकते हैं, अदरवाइज वो रन नहीं कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द पर्टिकुलर पॉइंट। Okay students, with this we are done with today's daily news analysis. I hope this initiative is useful. कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनके आंसर्स भी करिए। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेस सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे। Hello everyone, I Kuldeep Sharma welcome you all to today's session of 20 GK question, specifically curated from the Hindu newspaper as well as the Indian Express. But before you try to attempt those, please go to today's daily news analysis so that you can attempt them easily. So let's look at the first question. Once a property is designated as waqf, who becomes its owner? अगर एक बार एक प्रॉपर्टी को वक्फ प्रॉपर्टी बना दिया गया तो उसका ओनर कौन होगा? So very easy, it is God as per Islamic law who becomes the owner, इसीलिए इसको आप परमानेंट आपका चेंज बोलते हो। So correct answer फर्स्ट का होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे आते हैं, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग वक्फ प्रॉपर्टीज इन ईच स्टेट? तो वी हैव स्टडीड दिस आल्सो। वक्फ एक्ट जो 95 का आया था उसने वक्फ बोर्ड को क्रिएट किया गया था, और हर स्टेट में एक वक्फ बोर्ड होगा जो उस प्रॉपर्टी को मैनेज करेगा। सो करेक्ट आंसर 2 का होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज एल नीनो? सो एल नीनो भी आज हमने डिस्कस करा था, उसको हम डायग्राम के एग्जांपल से, डायग्राम के उससे हमने समझा था उसको। और एल नीनो इज बेसिकली अ पर्टिकुलर वेदर फिनोमेना जिसमें जो आपका सदर्न पैसिफिक ओशन है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन है, वहां पे जो वाटर्स होते हैं दे बिकम वार्मर देन यूजुअल, और इस वजह से आपका जो पर्टिकुलर मॉनसून होता है वो आपका वीक हो जाता है। सो एल नीनो इज अ वार्मिंग ऑफ ओशन वाटर्स इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशन। थर्ड का आंसर होगा ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज रीनेम्ड एज छत्रपति संभाजी नगर इन 2023? किस डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र का नाम चेंज कर दिया गया था फ्रॉम ABCD टू छत्रपति संभाजी नगर इन 2023? सो दैट स्टेट वॉज और दैट सिटी वॉज औरंगाबाद, जिसका नया नाम है आपका छत्रपति संभाजी नगर इन छत्रपति संभाजी नगर। सो करेक्ट आंसर फोर्थ का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज हैज अ प्रपोज्ड नेम चेंज टू कर्णावती? इनमें से कौन सी वो सिटी है जिसका नाम चेंज करके कर्णावती करने की बात है? सो आई डोंट नो, इंदौर कानपुर का कुछ नाम चेंज होने वाला है, दीज आर गुड नेम्स। भोपाल का नाम भोजपाल करने की बात है, और अहमदाबाद इज द सिटी जिसका नाम कर्णावती करने की बात है। सो करेक्ट आंसर फिफ्थ का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, Which constitutional provision allows the renaming of states in India? States को रीनेम करने का जो प्रपोजल्स होता है वो कौन सा प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये चीज अलाउ करता है? सो वी हैव स्टडीड दिस। आर्टिकल 3 के अंदर में ये पर्टिकुलर प्रपोजल आपका जो रीनेमिंग ऑफ स्टेट्स का प्रोसीजर है वो जो पूरा तरीका है वो उसमें बताया हुआ है। सो करेक्ट आंसर 6 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री रिव्यूज अ प्रपोजल फॉर रीनेमिंग अ सिटी और डिस्ट्रिक्ट? किसी सिटी डिस्ट्रिक्ट को रीनेम करना है तो वो प्रपोजल जो स्टेट गवर्नमेंट से आया उसको रिव्यू कौन करता है? सो इट इज बेसिकली डन बाय
मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो 7th का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट पे आते हैं, सिंस विच ईयर हैज द नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स रिमेन फ्रोजन एट 543। वेरी डिलिमिटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू ऑल, सो इसको प्रॉपर्ली आप करेंगे। तो इसका जो आंसर है कि लोकसभा की सीट्स का नंबर जो है 543 पे कब से फ्रीज है, तो वो फ्रीज है 1971 से लेकर अब तक, क्योंकि लास्ट जो आपने सीट्स इंक्रीज करी गई थी वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे थी। 8 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, वेयर इज द नेक्स्ट मेजर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस इन इंडिया। नेक्स्ट मेजर डीलिमिटेशन एक्सरसाइज कब होने की बात है, सो यू नो दिस कि 2001 में भी वापस से आपने फ्रीज लगाया था, एंड दैट फ्रीज वाज गोइंग टू बी टिल आफ्टर 2026। तो पहला सेंसस होगा आफ्टर 2026, उस बेसिस पे आपका डीलिमिटेशन होगा। तो 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया। कौन सी बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर कंडक्टिंग डीलिमिटेशन इन इंडिया, सो दैट बॉडी इज डीलिमिटेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो 10th का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द राइट्स ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स अंडर द FRA। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के अंदर में कौन सी बॉडी रिस्पॉन्सिबल है टू आइडेंटिफाई कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स जो उनके क्या राइट्स होंगे, तो वो बॉडी है आपकी ग्राम सभा। सो करेक्ट आंसर 11th का होगा ए। ग्राम सभा को विलेज काउंसिल भी बोला जाता है। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हेन वाज द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इनेक्टेड। FRA एक्ट जो है वो कब आया था, सो दैट एक्ट केम इन 2006। सो करेक्ट आंसर 12th का होगा ऑप्शन सी। वेरी इजी क्वेश्चन आई वुड से। नेक्स्ट पे आते हैं, द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट एम टू करेक्ट हिस्टोरिकल इनजस्टिस कॉज्ड बाय व्हिच कॉलोनियल लॉ। तो कौन सा वो कॉलोनियल लॉ था जिसने फॉरेस्ट ड्वेलर्स के राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया था, और उसको फॉरेस्ट राइट एक्ट करेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। सो द एक्ट व्हिच इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 1927, जिसने जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे उनको सीधे क्रिमिनल ही डिक्लेयर कर दिया था, बिकॉज दे वर मिसयूजिंग और दे वर यूजिंग द स्टेट प्रॉपर्टी। सो द करेक्ट आंसर क्वेश्चन 13 इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, विच मिनिस्ट्री इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट। आई वुड से दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन। कौन सी मिनिस्ट्री है जो रिस्पॉन्सिबल है FRA को इंप्लीमेंट करने के लिए, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को करने के लिए। और यहां पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट। दिस इज नॉट करेक्ट। द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, बिकॉज यहां पे बात हो रही है फॉरेस्ट राइट्स ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड योर फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइब्स, और उनके लिए ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो करेक्ट आंसर 14 का होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्म्स अ यूएस प्रेसिडेंट कैन सर्व। मैक्सिमम टर्म्स कितने सर्व कर सकता है, सो वी हैव डिस्कस दिस इन डिटेल। एक यूएस प्रेसिडेंट एटलीस्ट सिंस 1951 कैन सर्व ओनली 2 टर्म्स। सो करेक्ट आंसर 15 का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पे आते हैं, विच अमेंडमेंट टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन इम्पोज द 2 टर्म लिमिट ऑन द प्रेसिडेंट। तो ये भी हमने डिस्कस किया था 1951 में जो अमेंडमेंट आया था, दैट वाज द 22nd अमेंडमेंट, जिसने 2 टर्म का जो लिमिट है वो सेट कर दिया था इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ अ यूएस प्रेसिडेंट पर टर्म। तो एक यूएस प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है पूरा, कितने साल तक, एक बार इलेक्ट होने के बाद कितने साल तक वो सर्विस करता है। सो द आंसर इज 4 इयर्स। एक पर्टिकुलर प्रेसिडेंट 4 साल का एक टर्म करता है, टोटल 2 टर्म्स वो सर्व करता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा 17 का। नेक्स्ट पे आते हैं, हाउ लॉन्ग इज द टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आई थिंक ये आंसर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आई एम श्योर ऑल ऑफ यू नो कि दिस इज द आंसर टू यू ऑल। 18 का करेक्ट आंसर है बी। नेक्स्ट पे आते हैं, इज देयर अ कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स एन इंडियन प्रेसिडेंट कैन सर्व। कि भाई क्या इंडिया के अंदर में भी क्या कोई नंबर ऑफ टर्म्स की लिमिट है प्रेसिडेंट के ऊपर पे। सो इंडिया के अंदर में जो प्रेसिडेंट होता है वो एक सेरिमोनियल हेड होता है, रियल पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास में होती है, इसलिए प्रेसिडेंट के ऊपर भी कोई टर्म लिमिट नहीं होती इंडिया के अंदर में। सो रिमेंबर, यूएस के अंदर में 2 टर्म लिमिट है, इंडिया के अंदर में कोई भी टर्म लिमिट नहीं है। करेक्ट आंसर 19 का होगा ऑप्शन सी। And finally, the last question, who was the first president of the US to set the 2-term precedent by declining a 3rd term? तो 4 बड़े बड़े लीडर्स के नाम, यूएस प्रेसिडेंट्स के नाम यहाँ पे हैं, बट यू नो दिस, इट वाज इन द ईयर 1796 जब जॉर्ज वॉशिंगटन रिजेक्टेड टू रन फॉर द 3rd term. He said 2 terms limit should be the norm for the US president office because it is a very important office and it can lead to, more terms can lead to concentration of power in the hands of a single person, and इसलिए he was the one who declined it. So correct answer question 20 का होगा ऑप्शन डी। ओके, तो स्टूडेंट, दीज वर द इंपॉर्टेंट 20 जीके क्वेश्चंस फ्रॉम टुडे। इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, आई वुड से ऑल आर इंपॉर्टेंट बट सम आर वेरी इजी, तो कुछ पता होंगे, बट जो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं उनको आप एक नोटबुक में लिखिए, उनका करेक्ट आंसर क्वेश्चन लिखा और उसके नीचे जॉर्ज वॉशिंगटन लिखा, ब्रैकेट में 1796 यू कैन राइट डाउन। इस तरीके से आप अपने नोट्स भी बना सकते हैं या इनका सिंपली स्क्रीनशॉट भी आप सेव कर सकते हैं। ओके, सो विद दिस मैसेज लेट्स एंड टुडेज सेशन। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।